तो दोस्तों अपनी जो स्टैटिस्टिक है या फिर सांख्यिकी है उसकी तीसरी क्लास आज होने वाली है और पूरी कोशिश ये रहेगी कि आज आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो ही जाए, ठीक है ना। और हमने सांख्यिकी के बारे में जो पढ़ लिया वो क्या क्या पढ़ लिया हमने, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, ठीक है, यानी आंकड़ों के बारे में जो अध्ययन था वो हमने कर लिया। उनके क्वेश्चंस हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है ना। विशेष रूप से वो बातें सारी जो बनने वाले हैं वो भी बता दूंगा। क्लास जो फर्स्ट थी उसमें मैंने वो बातें सारी चर्चा कर ली थी। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको, इसके अलावा बताया केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसके अलावा एक जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है जिसके बारे में बात करी थी हमने, परास या परिसर, यानी कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो वो हमने क्लास सेकंड में पढ़ लिया था। माध्य, माध्यिका और बहुलक में यदि हमें आंकड़े वर्गीकृत या अवर्गीकृत दोनों में से नहीं दे रखे हों, सिर्फ आपको आंकड़े दे रखे हैं, एक समूह दे रखा है, तो उनका माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों चीजें निकालना मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। अब इसके अलावा माध्य के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था कि माध्य है जो सतत आंकड़े दे रखे हो तो क्या करें, असतत दे रखे हो तो क्या करें, वर्गीकृत दे रखे हो तो क्या करें, अवर्गीकृत दे रखे हो तो क्या करें, अलग अलग दे रखे हो तो क्या करें। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था। आज हम माध्यिका और बहुलक की जो सारी बातें हैं कवर करने वाले हैं, इनके विशेष जो पॉइंट है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जो आलेखीय निरूपण है, यानी कि जैसे बार ग्राफ है, क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ है, या फिर बोल सकते हैं आप रेखा जो ग्राफ है, या फिर आप कह सकते हैं आयत चित्र है, ठीक है, हिस्टोग्राम, इनके प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पहले माध्यिका की, ठीक है, माध्यिका या मीडियन, ठीक है। अब माध्यिका में हमने एक चीज तो पढ़ ली थी कि यदि आपको जैसे 2, 4, 5, 10 आंकड़े दे रखे हो उनकी माध्यिका निकालनी हो तो उनमें हम क्या करते हैं, एक तो ये फॉर्मूला लगाते हैं n/2वां पद, n/2वां पद, ठीक है, नहीं बल्कि n+1/2वां पद देखते हैं अपन, ठीक है ना। कब, जब n क्या हो, यहां पर विषम हो, ठीक है, n क्या हो, विषम हो। और जब n क्या हो, सम हो, तब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर, तब लगाते हैं, देखो n/2वां पद तो है ही है, n/2वां पद, और इसके अगला पद मतलब n/2 + 1वां पद, इन दोनों पदों का जोड़ करके और 2 का भाग देने पर जो पद आता है, जो संख्या आती है, वही क्या आपका आंसर है, ठीक है ना। ये हमने सीख लिया था, ठीक है। ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपको। और इस n+2/1 है ना, इसको क्या लिख सकता है, देखो ये भी लिख सकता है 2 1 जा 2, तो n+2/2 भी लिख सकता है, इसको n+2/2 भी लिख सकता है, ठीक है ना, ये भी लिख सकता है। तो ये माध्यिका का फॉर्मूला बन गया, n जब सम हो तब और n का मान विषम हो तब, ठीक है। और अब बात करें दोस्तों, क्या यदि आपको एक सारणी दे रखी हो, जैसे मैं क्वेश्चन उठाता हूं, यहां पर देखिए आपको यहां पर दे दिया है, जैसे x की वैल्यू दे दी और f की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी दे दी आपको। तो फ्रीक्वेंसी यहां पर x की वैल्यू दे रखी 0 1 2 3 4 5 और 6, ये 6, ठीक है, ये x की वैल्यू दे दी है। और इसके बाद देखो ये आपको दे दिया यहां पर f की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 10 35 27, 10 35 27 और 17 6 3 2, 17 6 3 2, ये दे दिया दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहला काम क्या होगा, इसकी माध्यिका निकालनी है। तो अब देखो इस सवाल में दोस्तों दोनों सवाल साथ में बताऊंगा, माध्यिका और बहुलक दोनों चीजें निकालना बताऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपका बहुलक का सवाल भी साथ ही कवर हो जाएगा इस तरीके का। सबसे पहले मैं बहुलक की बात कर दूं तो बहुलक क्या होती है, अधिकतम बारंबारता, ठीक है ना, अधिकतम बारंबारता।
अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षण, अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षण। तो बहुलक निकालना बड़ा ही आसान है ऐसी सारणी से। कैसे रे भाई, देखो बारंबारता यहां पर है, अब सबसे बड़ी बारंबारता कौन है इनमें, 35 है, 27 है, कौन है, ये रही 35। अब 35 जो बारंबारता है उसका संगत जो प्रेक्षण है वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो 35 के संगत कौन आ रहा है, यहां पर 1 आ रहा है, इसका मतलब बहुलक का मान क्या होगा, यहां पर 1 होगा। ठीक है ना, अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षण या अधिकतम बारंबारता के संगत प्रेक्षण, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर मान लो 17 की जगह मान लो यहां पर 37 दिया होता, तब आपका बहुलक क्या बन जाता, यहां पर 3 बन जाता। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, तो आपका बहुलक यहां पर क्या रहेगा, 1। आपको सिर्फ यही देखना है कि जो सबसे ज्यादा बार आया है आंकड़ा वही क्या आपका बहुलक है। तो यहां देखो 1 आया कितनी बार, 35 बार, 0 10 बार, 2 27 बार, 3 आया 17 बार, 4 6 बार, 5 3 बार और 6 2 बार। तो यहाँ सबसे ज्यादा बार कौन आया, 1 आया है, इसलिए आपका बहुलक हो जाएगा 1। बहुलक का अलग से क्वेश्चन बताने की शायद जरूरत नहीं होगी, इस तरीके का क्वेश्चन। अब बात करें माध्यिका की, तो माध्यिका के लिए एक चीज हमेशा ज्ञात करनी होती है, क्या, संचयी बारंबारता। क्या दोस्तों, संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ। ठीक है, अब सीएफ क्या चीज होती है, देखो यहां लिख देता हूं सीएफ। सीएफ का मतलब होता है जो भी बारंबारताएं हैं उन सब का जोड़। ठीक है ना, तो यहां पर देखो पहले कितना आ जाएगा, 10, फिर 10 में ये 35 जुड़ेगा तो 45, 45 में 27 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 5 7 12, 4 2 6 1 7, 72, 72 में 17, यानी आगे वाली जोड़ते जाओ। 7 और 2 कितना, 9, 1 और 7 8, फिर इसमें 6 जोड़ा, 9 6 15, यानी 95, 95 में 3 जोड़ा 98, 98 में 2 जोड़ा कितना है, 100। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो सिग्मा एफ का मान जो है ना वो कितना होगा, 100 होगा। इस सिग्मा एफ को आप एन भी कह सकते हो, तो एन का मान या सिग्मा एफ का मान कितना होगा, 100, यानी सभी बारंबारताओं का योग एन होगा। तो सबसे पहला काम तो माध्यिका का जो पहला चरण है वो क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन में चाहे सतत हो चाहे असतत हो या फिर वर्गीकृत हो या अवर्गीकृत हो, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीएफ। निकाल दी सीएफ। इसके बाद देखो एन का मान 100 आया। ठीक है, तो दूसरा काम आपको करना है क्या, पहला काम तो ये कर लिया आपने, दूसरा काम आपको n/2 निकालना है। क्या निकालना है, n/2। n/2 का मतलब जो भी n का मान है 100, 100 का बट्टा 2 कर दिया तो कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया दोस्तों, 50। तो आपकी जो माध्यिका होगी वो कहां होगी, जो संचयी बारंबारता का मान 50, देखो या तो क्या हो 50 या 50 से अधिक, 50 या 50 से अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग, संचयी बारंबारता वाला या संचयी बारंबारता के संगत प्रेक्षण के संगत जो प्रेक्षण है वही क्या होगी, आपकी माध्यिका होगी। प्रेक्षण ही क्या होगी, माध्यिका होगी, ये बात ध्यान में रखना। तो आपने देखा दोस्तों क्या कि 50 या 50 से अधिक, देखो 50 है क्या, इसमें संचयी बारंबारता 10 है, 45 है, 50 कहीं भी नहीं है। तो आप फिर 50 नहीं है तो 50 से अधिक वाला देखो, तो 50 से अधिक जस्ट बड़ी कौन सी बारंबारता, संचयी बारंबारता आ रही है, तो आपको अक्सर यहाँ तो 72 आ रही है। कौन आ रही है, ये 50 या 50 से बड़ी, 50 से बड़ी सीएफ आ रही है। ठीक है, 50 या 50 से बड़ी सीएफ आ रही है, तो इसके संगत जो प्रेक्षण होगा वही क्या है, माध्यिका। तो इसके संगत प्रेक्षण कौन है दोस्तों, 2 है। तो आपकी माध्यिका या एम मीडियन जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आपका आंसर 2 होगा। ये मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई है क्या, अरे भाई क्लियर हो गई है क्या, यस और नो। बहुलक और माध्यिका का इस तरीके का दोनों में से कोई सा क्वेश्चन आ जाए कर लोगे, वेरी गुड। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहां पर है ना आपको जैसे सीएफ दे दी, ठीक है,
और एफ वाला भी दे दिया, और यहां मान लो ये आंकड़ा आपसे छुपा लिया, इसकी जगह मान लो क्या लिख दिया इसने, पी लिख दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया, पी लिख दिया, और यहां मान लो इसने क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया। आपको क्या पूछ लिया भाई साहब, पी का मान बताओ और क्यू का मान बताओ क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए पी और क्यू क्या चीज है। देखो ये 10 आया, ये 10 में 35 जुड़ा 45, अब 45 में ये जुड़ने से क्या बनना चाहिए, 72। तो 45 में यदि मैं p को जोड़ूं तो कितना बनना चाहिए, 72। अब बताओ 45 में मैं कितना जोड़ूं ताकि 72 आ जाए, तो 72 में से 45 घटा के देख लो, 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 4 गया 2, तो कितना आना चाहिए, 27। तो यहाँ p का मान कितना आ जाएगा, 27। इसी तरीके से बात करूं मैं q निकालने की, तो q देखो कहां से आएगा, 95 है, 95 में जैसे ये जुड़ेगा तो कितना आना चाहिए, 98 आना चाहिए। तो 95 में कितना जुड़ू ताकि 98 आ जाए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, और वो आंकड़े क्या थे आपके, 3 ही तो थे बारंबारताएं, तो ये Q का मान 3 आ गया और P का मान कितना आ गया, 27। वहीं पे PQ की जगह मान लो कोई इनमें से कोई सा आंकड़ा छुपा लिया, जैसे 89 को छुपा लिया, और इसकी जगह मान लो क्या लिख दिया, इसकी जगह y लिख दिया, y का मान बताओ। अब कहां से बताओगे y का मान, देखो ये 72 है, 72 में जैसे ही 17 को जोड़ोगे तो इसका मान आ जाएगा कितना, देखो 2 7 9 और 7 और 1 कितना 8, तो 89 आया कि नहीं आया। तो दोस्तों इस तरीके से आपका x y z या फिर p बार कुछ भी देके आपको मान पूछा जा सकता है। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है, क्लियर है मामला। आप देखिए जिनमें वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो, ठीक है ना, वर्ग अंतराल दे रखा हो, उसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो आप क्या करेंगे, देखिए उसके लिए आपका जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, माध्यिका m मीडियन बराबर क्या होता है, ये होता है L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ, और इसके गुणा में आता है h, ठीक है। अब मैं बता दूंगा L क्या चीज होती है, n/2 क्या चीज होती है, C क्या चीज होती है, F क्या होता है, H क्या होता है। ये चीजें पता है तो फिर फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है। कब ये फॉर्मूला, किन आंकड़ों, ये प्रश्न ये बन सकता है कि यदि आपको वर्ग अंतराल वाले प्रेक्षण दिए हों या फिर वर्ग अंतराल वाले आपको टेबल दी हुई हो, तो उसमें आप माध्यिका के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे या कौन सा सूत्र प्रयोग में लोगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे, L प्लस n/2 C माइनस C, यानी भाषा के रूप में आपका प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर H की जगह I भी आ सकता है। H क्या चीज है दोस्तों, इंटरवल है, अंतराल है, ठीक है ना, जो वर्ग है उसका अंतराल है वो है इंटरवल या h, इन दोनों को आप एक ही चीज है, ठीक है ना, i या s इनमें से कोई सा आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर माध्यिका का। सबसे पहले बात करें माध्यिका, ये रहा, चलिए दोस्तों यहां पर क्लास इंटरवल लेते हैं, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये दे रखा है, ठीक है। इसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 12 14 10, 5 12 14 10, ऐसे कैसे हो गया भाई, अच्छा यहां रह गया ना, 5 12 14 10 और इसके बाद दे रखा 8 6। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी हमें क्या बतानी है, माध्यिका बतानी है, ठीक है ना। अब माध्यिका बताने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो किस चीज की दोस्तों, हमें निकालनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी CF का मान निकालना पड़ेगा। अब CF का मान कैसे निकालोगे, ठीक है, मैंने तरीका आपको बता ही रखा है।
CF का मान निकालने के लिए पहले लिखो 5, 5 में 12 जोड़ा तो 17, 17 में 14 जोड़ा 7 4 11, 1 1 2 1 3, 31 में 10 जोड़ा 41, 41 में 8 जोड़ा 49, 49 और 6 9 6 15 यानी 55। ये आ गई दोस्तों CF। सबसे पहले आप निकालोगे n/2। ये क्या चीज है? ये n का मान है, आप n कह सकते हो या सिग्मा f कह सकते हो, ठीक है ना। n का मान 55 आ गया, तो पहले आप क्या निकालो दोस्तों? n/2 निकालो। देखो n/2, n/2 का मतलब क्या होगा? 55/2। 55/2 का मतलब 55 में 2 का भाग दिया 54, 27.5 आ गया ना, 27.5 आ गया। तो आप क्या करोगे? या तो 27.5 दे रखा हो इसमें CF में, या फिर इससे बड़ा से बड़ा जो मान है वो उसको हम क्या कर देंगे, मतलब वो कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, ठीक है ना। 27.5 देखो CF में 5 है, 17 31 है, तो 17 के बाद 27 तो आता नहीं, कौन आता है? 31 आता है। तो इससे जस्ट बड़ी जो संचयी बारंबारता है, इससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता है, इसको क्या कर देंगे अपन? इसको टिक कर देंगे यहां से। ये देखिए, इसको मैंने राउंड कर दिया है। अब इससे हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। क्या क्या मिल जाएंगी? देखो ये जो है ना 20 से 30 है, इसको बोलते हैं हम क्या? माध्य का वर्ग। क्या कहते हैं दोस्तों? माध्य का वर्ग। 20 से 30 है, इसको क्या कहते हैं? माध्य का वर्ग। और माध्य का वर्ग में ये जो होती है वो लोअर लिमिट होती है, ये होती है अपर लिमिट। तो L का मान जो होगा ना, इससे आ जाएगा L का मान कितना? 20, ये आ गई लोअर लिमिट। और इससे H का मान भी आ जाएगा। H का मान कितना हो जाएगा भाई? 20 और 30 का दोनों का अंतर कितना है? 10। दो चीजें आ गई अपने पास, L और H। अब बात आती है F की। तो F कहाँ है? F देखो 20 और 30 वाले वर्ग में है, वो क्या है? F। ये रहा F का मान। F का मान कितना है? 14। ठीक है, F का मान कितना है? 14। बात आती है दोस्तों इस C की, कि C का मान कहाँ है सर? तो C का मान जो दोस्तों है, वो C का मान यहां नहीं है, बल्कि जस्ट इससे ऊपर वाली बारंबारता है ना, संचयी बारंबारता, ये किसका मान है? C का मान। तो C का मान होगा 17, ना कि 31। ये ध्यान रखना विशेष रूप से, C का मान 31 नहीं होगा, बल्कि 31 से जस्ट पहले वाला जो मान होगा वो क्या होगा? C का मान होगा। इतनी सी मेरी बात क्लियर है क्या भाई सभी के? एक बार कमेंट करके जल्दी से बताएं, टाइम नहीं है। L का मान आ गया 20, n/2 का मान 27.5 आ गया, H का मान 10 आ गया, F का मान उसी वर्ग अंतर उसमें पड़ा है, माध्य का वर्ग में पड़ा है, ये 14। बात आती है C की, तो C का मान जो है 31 नहीं होगा, बल्कि इससे ऊपर वाला मान होगा, ठीक है ना। यानी संचयी बारंबारता वर्ग या फिर माध्य का वर्ग से जस्ट छोटी जो संचयी बारंबारता, जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता है, वो किसका मान होगा? C का मान होगा। क्लियर है इतना मामला? अब देखिए दोस्तों, ये तो आपके ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें इसमें मान रखना है। देखो L का मान कितना होगा? L का मान रखो। L का मान है भाई साहब यहां पर, L का मान 20 है, रख दिया 20, प्लस n/2 का मान, तो n/2 का मान है अपना 27.5, ये भी रख दिया मैंने 27.5, माइनस C का मान, तो C का मान कितना है यहाँ पर? 17, ये भी रख दिया, बट्टा में F का मान, तो F का मान कितना है? F का मान है 14, ये भी 14 रख दिया मैंने, और गुणा में H का मान कितना है? H का मान है भाई साहब 10, ये रख दिया मैंने 10। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 20 प्लस 27 में से 17 गया 10, 27 में 17 गया 10, तो 10.5 हो गया, 10.5, और ऊपर दोस्तों 10 से गुणा है और बट्टा में 14 है। तो आप देखिए जैसे 10 पॉइंट हटाएंगे इसका, तो नीचे 10 लग जाएगा, और 10 से आपका 10 कट जाएगा। ये 7 के पढ़े से मेरे हिसाब से कट रहा है, 7 दूना 14 और 7 एकम 7 और 3 बचा 35, 7 में 35, सॉरी ये आ गया 15, 15 7 105, और 2 से 15 कटेगा कितनी बार? 7.5 बार, यानी ये 7.5 आ जाएगा। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा? 20 प्लस 7.5, तो कितना आ जाएगा? 20 और 7 27,
और 27.5 क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका माध्यिका आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी दोस्तों, ये आंसर आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना आपका उत्तर सही है या गलत है इस बात का पता किससे लगेगा, हमेशा माध्यिका का मान जो होगा वो माध्यिका वर्ग में ही होगा हमेशा किस में होगा, माध्यिका वर्ग के बीच में होगा, कभी भी 30 से बड़ा नहीं आएगा, 20 से छोटा नहीं आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा ये मान हमेशा। तो माध्यिका का मान हमेशा किसके बीच में होता है, माध्यिका वर्ग के बीच में ही होता है, यानी 27.5 आप देख सकते हो 20 और 30 के बीच में ही आएगा। ये 27.5 ये वाला नहीं है भाई साहब, ये 27.5 ये वाला नहीं है, ये 27.5 माध्यिका है और ये 27.5 जो है वो किसका मान है ये n/2 का मान है। ये हो सकता है कि आपका सेम मिल गया इस सवाल में, लेकिन सब में सेम नहीं मिलेगा। आप ऐसे मत कर देना अरे सर ने इतनी मेहनत करी है यहाँ पर ये निकाला, हमारे तो पहले ही मिल गया था 27.5, यही आपका उत्तर है। तो ये उत्तर नहीं है आपका, उत्तर आपका ये होगा, ठीक है ना, 27.5 ये वाला। क्लियर है मामला, माध्यिका निकालना सीख गए, वर्ग अंतराल दे रखा हो तो। अब इसी सवाल से मैं बहुलक बताऊंगा, इसी में बताऊंगा बहुलक, ताकि माध्यिका और बहुलक दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे आपके। हाँ भाई सबके क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है कि कौन सा मान कैसे आया। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। समझ में आ गया ना सभी के? कंफ्यूज हो क्लास दोबारा देख लेना, और इसमें ही कंफ्यूज है तो अभी देख सकते हो, आप भी पूछ सकते हो, आप कोई भी डाउट हो तो। चलिए किसी के डाउट नहीं है, किसी का कोई नेगेटिव जवाब नहीं आ रहा है। देखो इस सवाल में यदि आपको बहुलक पूछा जाए तो इसके लिए CF निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संचयी बारंबारता निकालने की जरूरत होती है। तो किस में होती है, मीडियन या माध्यिका निकालने के लिए जरूरत होती है। बाकी आपको किसी भी सवाल के लिए संचयी बारंबारता निकालने की जरूरत नहीं, ना तो माध्य निकालने के लिए और ना ही बहुलक निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। बहुलक निकालने के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करें यदि माध्यिका नहीं निकालना चाहे, हम बहुलक निकालना चाहें, तो बहुलक के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। बहुलक का जो फॉर्मूला, बहुलक को हम Z से निरूपित करते हैं, और बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, जब यहां पर वर्ग अंतराल दे रखा हो तब। यदि यहां पर वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है तब तो आपने देखा था कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या थी। मान लो जैसे सबसे बड़ी बारंबारता 14 है, तो इसके संगत जो आंकड़ा होगा वो क्या होगा, यहां पर वो आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर यदि वर्ग अंतराल दे रखा हो तो इसके संगत वाला मान नहीं होगा, बल्कि होगा क्या वो बताना हो। तो L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसके गुणा में आ जाएगा क्या, H। देखो F1 माइनस F0, फिर F1 F0 F2, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये L के प्लस में होगा। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। बहुलक का सूत्र डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुलक का सूत्र बताइए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो आप क्या करोगे, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको ऐसे दे रखा हो आंकड़े जो हैं या फिर जो सारणी है वो वर्ग अंतराल नहीं दे रखा हो, फिर बताइए बहुलक का सूत्र। तो ये बहुलक का सूत्र नहीं होगा। बहुलक का सूत्र तब वहां ये होगा कि सबसे बड़ी बारंबारता के संगत जो प्रेक्षण है वही क्या होगा, आपका बहुलक होगा। और यदि वर्ग अंतराल वाला दे रखा है तो फिर आपको क्या होगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, देखो ये F1 F0 ये क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले बहुलक का नाम आया तो आपको बड़ी बारंबारता देखनी है। इनमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन है भाई साहब, इनमें सबसे बड़ी बारंबारता देखो 14 है, तो ये तो नाम है F1, ठीक है। इससे पहले वाला हो गया F0 और इसके बाद वाला हो गया F2। समझ आ रही मेरी बात। जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसको लिखेंगे F1
और उससे पहले वाली जो है वो F0 और उसके बाद वाली सबसे इजी है बहुलक। इसमें जो सबसे इजी वाला चैप्टर है वो क्या है, यहाँ पर बहुलक ही है, ठीक है ना। F1 ये हो गया, F0 ये हो गया, F2 ये हो गया, तीन चीजें आ गई। बात आती है एल की। एल कहां से आएगा, तो देखो सबसे बड़ी बारंबारता वाला जो ये है ना वर्ग, यही क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। यहां पर 20 से 30 है, ये क्या चीज है दोस्तों, ये है बहुलक वर्ग। उसमें मादी का वर्ग बन रहा था, लेकिन वो चौगदा की वजह से नहीं बन रहा था, बल्कि वो सीएफ के आधार पे बन रहा था। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बारंबारता के आधार पे बनेगा बहुलक, तो बहुलक वर्ग होगा ये। जैसे वो मादी का वर्ग बना था, ये बहुलक वर्ग बन गया। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट एल जो है वो कितना होगी, वो यहाँ पर 20 होगी। और एच का मान कहां से आ गया, एच का मान इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 10 आ गया। इतना मामला शायद आप लोगों को फिट हो गया होगा। देखो एल का मान भी आ गया, एच का मान आ गया, F1 F0 F2 इन तीनों के मान आ गए। तो दोस्तों जेड का मान निकाल दो, बड़ा ही आसान है। एल का मान रख दो भाई 20 प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान कितना 14 माइनस F0 का मान कितना 12 लिख दिया, बट्टा में 2F1, तो दो गुणा F1 करो, यानी 2 गुणा 14 कर दो, माइनस F0, F0 का मान 12 माइनस F2 का मान 10 रख दिया, गुणा में लगा दो H का मान कितना भाई साहब, H का मान है 10। इतना मामला शायद फिट हो गया होगा आपके। अब देखो 20 प्लस 14 में से 12 गया, कितना बचा 2, और 2 को ऊपर 10 से गुणा कर देंगे तो 20 बन जाएगा, क्योंकि गुणा ये जो गुणा हो रहा है ना वो इससे हो रहा है, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, देखो 14 गुणा 28, 28 में से 12 और 10 माइनस के कितने होंगे 22, और 28 में से जैसे 22 घटाओगे, देखो इनको जोड़ना है, माइनस का 12 और माइनस का 10, माइनस के 22 बन गए और 14 गुणा 28 आ गया। 28 में से 22 घटाओगे कितना बचेगा 6, ठीक है ना, ये बन गया 6। 2 के फाड़े से 3 बार, ये 2 के फाड़े से 10 बार, तो आपका ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 3 का भाग दोगे, 3 3 9, एक बचा 0.3339 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 और 3 जुड़ेगा तो 23.33, ये क्या आ जाएगा आपका बहुलक आ जाएगा, मोड आ जाएगा यहाँ पर, बहुलक या मोड। माध्यिका और बहुलक दोनों सीख गए हो। और एक चीज का ये भी ध्यान रखना कि बहुलक हमेशा जो आएगा वो कौन से वर्ग अंतराल में आएगा, वो जो बहुलक वर्ग बना है ना उसी में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। जैसे माध्यिका वर्ग में आया था माध्यिका, वैसे ही बहुलक वर्ग में आएगी, कौन आएगा, कौन बहुलक आ जाएगा, 23.33 आ जाएगा। ये वाला मामला फिट है दिमाग में सर? हाँ सर एक क्वेश्चन हमसे भी करवाओ ना। क्या हुआ सर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना खूब, 10th क्लास की बुक उठा लेना आप आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ आप तो। सर फिलहाल तो समझ में आ गया सर, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ नहीं, प्रैक्टिस करते हैं ना जब। दोबारा देख लो ना क्लास, सर अब इतना जहां भी टाइम कंफ्यूज नहीं। होते हो। टाइम तो मेरे पास नहीं, इसलिए मैं दोबारा, टाइम का ही चक्कर मेरे पास पड़ रहा है, क्योंकि मुझे आज गांव निकलना है, और उस चक्कर में आपको मैं सोच रहा हूँ ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट खींच के करवा जाऊं। सर आप गांव जा रहे हो, फिर कब आओगे? मैं मंडे को आऊंगा वापस। मंडे सर वहां से क्लास नहीं ले सकते क्या? बहुत बिल्कुल पास में आ गया है पेपर, अरे इस वजह से क्या? नेटवर्क नहीं रहता है, नेटवर्क नहीं रहता ना, प्रॉब्लम ये है। और मैं सोच रहा हूँ कि आज आपके जो क्या बोलते हैं उस टॉपिक को भी खींच के जाऊं मैं थोड़ा सा, जो आप बोल रहे हो ना समय कार्य मजदूरी। जी जी। मेरी सर कोशिश इतना ये कुछ है। हो गया, कितने घंटे की क्लास ले रहे हो आज? अब मुझे टाइम मत पूछो टाइम मत पूछो, मुझे टाइम है नहीं मेरे पास, ठीक है ना। चलो इसमें अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, गांव की खुशी अलग ही होती है भाई विकास मान। चलिए दोस्तों, तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बहुलक में सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली चीज क्या है, मेरी क्लास दोबारा देख लोगे तो आपके डाउट नहीं रहेगा। यहाँ F1 क्या चीज होगी, सबसे बड़ी जो बारंबारता होगी, उससे पहले वाली F0, उससे बाद वाली F2, ठीक है।
उसके बाद बात आती है जो सबसे बड़ी बारंबारता है, उसको आप क्या बना दो, गोला बना दो यहाँ पर, ठीक है। और वहां पर ये देखो ये होगा 20 से 30 के आपका बहुलक वर्ग, और ये 20 जो है वो हो गई निम्न सीमा, और ये अपर सीमा। अपर सीमा की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें तो निम्न सीमा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। यानी एल का मान 20 आ गया, दोनों का अंतर है वो क्या आ गया, एच का मान। एल आ गया, एच आ गया, F1 F0 F2 तीनों चीजें आ गई, तो आपका फिर बचा क्या है, बहुलक का सूत्र में मान रखो और उत्तर लाओ, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए 10th क्लास की बुक उठाना, उसमें माध्य माध्यिका और बहुलक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको निकाल लेना मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो ये आपका माध्य माध्यिका और बहुलक, इन तीनों के प्रश्न हुए। अब दोस्तों एक चीज जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है, रीट में भी आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, ठीक है ना। क्या, जो इन तीनों में संबंध होता है माध्य माध्यिका और बहुलक में, वो क्या होता है, बहुलक बराबर बहुलक, जिसे जेड लिखते हैं अपन, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। माध्यिका को m से डिनोट करते हैं और माध्य को x बार से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो बहुलक का यदि सूत्र, यदि आपको क्या पूछ लिया जाए, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध बताइए, तो संबंध क्या होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होगा, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। वहीं पे यहां पर माध्यिका का पूछ लिया जाए तो क्या करोगे मान लो सूत्र में उलट फेर कर दिया जाए या माध्य का पूछ लिया जाए, तो वहां पर क्या करोगे आप, देखो माध्यिका के लिए माध्यिका निकालनी है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, यानी बहुलक प्लस 2 माध्य होगा, बहुलक प्लस 2 माध्य, और बट्टा में क्या आ जाएगा, माध्यिका के जो गुणा में है कितना, 3। तो माध्यिका बराबर, यदि फॉर्मूला बनाना चाहो तो क्या बन जाएगा, बहुलक प्लस 2 माध्य बट्टा में 3 आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे बात करूं मैं, माध्य निकालना है तो उसके लिए क्या करो, इसको तो इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो, तो ये बहुलक माइनस हो जाएगा, यानी 3 माध्यिका माइनस बहुलक, 3 माध्यिका माइनस बहुलक, और इसके बट्टा में कौन आ जाएगा बट्टा में जो माध्य के गुणा में है वो आ जाएगा 2। आपको पता इससे ही लग जाएगा कि बट्टा में 2 आ रहा है तो वो माध्य का गुणांक आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला माध्य का बन रहा है। बट्टा में 3 आ रहा है तो माध्यिका का गुणांक आ रहा है, यानी माध्यिका का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। और आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, यदि ये याद है तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इससे फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है ना, वापस इनको पक्षांतरण करके। इतनी बात समझ में आ गई है कि मेरी, बस ये दिमाग में रखो, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब यहां पर क्वेश्चन बन गया छोटा सा, मान लो आपको सवाल दे दिया, किसी प्रश्न में आंकड़ों की माध्यिका 40 तथा माध्य 50 है तो बहुलक क्या होगा, तो बहुलक क्या होगा, ये सवाल बन जाता है इस तरीके से। इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संख्या चेंज हो सकती है, सवाल चेंज नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, डरने घबराने की आवश्यकता नहीं आप लोगों को सबसे पहले अपन बहुलक निकालें, तो बहुलक का मान क्या आएगा, बहुलक का मान आएगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। माध्यिका की जगह माध्यिका का मान रख दो, माध्य की जगह माध्य का मान। इस फॉर्मूले में आप जो चीज दे रखे उसका मान रखोगे, वो तो आपका तीसरी चीज अपने आप आ जाएगी। देखो माध्यिका कितनी है यहाँ पर 40, तो 3 गुणा 40 कर दो। माध्य कितना है यहाँ पर, माध्य है भाई साहब 50, 50 कर दो। 40 120 माइनस 50 गुणा 100, जब 120 में 100 घटाओगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, और ये क्या आ जाएगा आपका बहुलक आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो
माध्यिका के साथ बहुलक देके माध्य पूछ ले, या फिर क्या बोलते हैं बहुलक और माध्य देके माध्यिका पूछ ले। इन तीनों में से कोई सा ही पूछ ले तो आपकी समस्या नहीं है, फॉर्मूला एक ही लगाना है और उसमें मान रख देना है, आपका मामला जो है वो फिट हो जाएगा। हाँ भाई, क्लियर है मामला? वेरी गुड। अब दोस्तों इन तीनों से एक संबंध निकलता है, और वो संबंध क्या, वो भी देखिए। यहां पर आपने देखा कि बहुलक का मान कितना आया, जेड का मान आया 20, माध्यिका कितनी थी, माध्यिका थी आपकी 40, और माध्य कितना था यहाँ पर 50 था। यदि इन दोनों आपस में अंतर करके देखो, जैसे पहले कौन आता है, पहले माध्य आता है, माध्य आता है, फिर माध्यिका आती है, माध्यिका बहुलक, बहुलक और माध्य, ठीक है ना। सबसे पहले माध्य फिर माध्यिका, माध्यिका बहुलक, बहुलक माध्य, इनका अंतर करो। जैसे आपने देखा x और m का अंतर, यानी कि माध्य और माध्यिका का अंतर, माध्य कितना भाई, यहाँ पर माध्य है आपका 50 और माध्यिका 40, तो दोनों का अंतर कितना है 10। माध्यिका और बहुलक का अंतर करो, माध्यिका और बहुलक का अंतर, माध्यिका कितनी है 40, बहुलक कितना है 20, 40 में से 20 गया, 20 बचा। और बहुलक और माध्य का अंतर करो, बहुलक कितना है 20, माध्य कितना 50, 50 और 20 का अंतर कितना 30। लेकिन यहां पर ये देखना है, अब बहुलक में से आप माध्य घटाओगे ना, तो 20 में से 50 घटाओगे माइनस का 30 आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि इनका आप क्या कर दो, मोड कर दो, यानी अंतर देखना आपको। अब दोस्तों जब आपने देखा कि ये इनका जब अंतर देखा आपने, तो अंतर में आपको क्या चीज नजर आ रही है, जब आप इनका अनुपात निकालो तो क्या अनुपात आएगा, अनुपात देखिए कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, तो आपका देखो इनका अनुपात आ गया 1:2:3, और ये अनुपात हमेशा रहेगा, ये क्या रहेगा, सदैव, ठीक है ना। यानी कि माध्य और माध्यिका का अंतर, माध्यिका और बहुलक का अंतर, बहुलक और माध्य, या फिर माध्य और बहुलक का अंतर, इनके अंतर का जो अनुपात रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 1:2:3 रहेगा। सवाल बन गया मेरे दोस्त, क्या इसको मान सकते हो आप, क्या देखो इसको, यदि इसको के मानते हो तो ये कितना बन जाता है 2 के, और ये कितना बन जाता है 3 के। ये अनुपात हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये मैंने सवाल लेके बताया है। हाँ भाई, फिट हो रहा दिमाग में या नहीं? आनंद आ रहा होगा आज तो पढ़ने में। देखिए सवाल लेते हैं, सवाल आ गया आपका क्या, यदि माध्यिका या माध्यक लिखा हो सकता है, और बहुलक का अंतर, बहुलक का अंतर, माध्यिका और बहुलक का अंतर 18 है, तो पहला प्रश्न आपको पूछ सकता है माध्य व माध्यिका का अंतर, माध्य व माध्यिका का अंतर। तो दूसरा प्रश्न वहीं पे पूछ सकता है आपको माध्य और बहुलक का अंतर, बहुलक का अंतर क्या होगा। ये 2 सवाल बन सकते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान है, इतना आसान है जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते आप, ठीक है। माध्यिका और बहुलक का अंतर, देखो कहां है माध्यिका, ये रही माध्यिका, बहुलक ये रहा। माध्यिका और बहुलक का अंतर हमें कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, और आपको पता होना चाहिए, इसको काट रहा हूं यहां से, यदि ये इनका अंतर 1 हो ना, तो इनका अंतर कितना होता है 2 होता है, इनका अंतर कितना होता है 3 होता है, ठीक है ना। हमें किनका अंतर दे रखा, माध्यिका और बहुलक का अंतर दे रखा, जो कि कितना दे रखा 18। इसका मतलब 2 के की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। तो भाई के की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, क्योंकि 2 से आपका 18 9 बार कट जाएगा, के की वैल्यू 9 आ गई। 3 के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 3 27 आ जाएगी। तीनों चीजें आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर क्या देखो, माध्यिका और बहुलक का अंतर यदि 18 है, हमें क्या पूछे, माध्य व माध्यिका का अंतर, माध्य व माध्यिका का अंतर, तो कितना आएगा 9 आएगा। पहले प्रश्न का जवाब जो है वो कितना होगा 9, 9 आंसर, ठीक है।
दूसरे प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या होगा, माध्य व बहुलक का अंतर। तो देखो माध्य और बहुलक इनका अंतर कितना आएगा, 27। तीनों सवालों का जवाब आपको मिल चुका है, दोनों सवालों का, ठीक है। अरे फिट हो रहा है क्या दिमाग में? इनमें से कोई सा ही दे दे। यदि मान लो आपको सवाल में दिया होता कि माध्य का माध्य और बहुलक का अंतर दिया होता तो किसके बराबर लिखते, 3 के बराबर लिखते आप। और इनको याद कैसे रखोगे, क्रम से, कि भाई पहले माध्य पढ़ा, फिर माध्यिका पढ़ी, फिर हमने बहुलक पढ़ा। तो उसी तरीके से आपको याद रखना है, माध्य माइनस माध्यिका, माध्यिका माइनस बहुलक, बहुलक माइनस माध्य, तीनों का मोड लिखा। मोड का मतलब अंतर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। फिट है? अरे हो रहा है क्या दिमाग में फिट? सर इसमें पहले तो बहुलक दिया है ना, बहुलक में से माध्य निकाला है, हैं? अंतर इसमें नहीं बहुलक में नहीं, से माध्य निकाला है। माध्यिका और बहुलक। नहीं सर, दूसरा क्वेश्चन है ना, अभी जो मैंने बताया, हाँ वो उसमें ये लिख रखा है कि माध्य व हाँ बहुलक उस, का अंतर। हाँ, माध्य व बहुलक का अंतर बोले चाहे बहुलक व माध्य का अंतर बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोड है यहाँ पर, अंतर की बात हो रही है। यानी अंतर ठीक है आपको सर, हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं इनके आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिनके भाषा शैली के रूप में प्रश्न बनते हैं। वो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, इनकी यानी विशेषताएं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले बात करें माध्य की। माध्य के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि यह जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक विश्वसनीय माप है। सबसे अधिक विश्वसनीय, सबसे अधिक विश्वसनीय माप है। क्यों है भाई साहब ये सबसे अधिक विश्वसनीय माप है? बता सकता है कोई? कोई बता सकता है कि सबसे अधिक विश्वसनीय क्यों है ये? क्योंकि ये हर आंकड़े पर निर्भर करता है। हर आंकड़े पर कैसे? जैसे मान लो दोस्तों मैंने आंकड़े ले लिए, क्या, 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये आंकड़े ले लिए। इनका माध्य निकालूं यदि मैं तो माध्य कितना होगा? माध्य होगा यहाँ पर 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 17 और 9, 7, 9, 16, 26। 26 में किसका भाग? 1, 2, 3, 4, 5, 5 का भाग दिया, 5 में 25, 1 बचा 10, 5 गुणा 10, 5.2 आया। यदि मैं इनमें से एक आंकड़े को भी थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूं, किसी भी आंकड़े को, जैसे मान लो 2 की जगह यहाँ पर 4 बन जाए तो मामला बिखर जाएगा, ठीक है। 2 की जगह 1 बन जाए तो भी क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? प्रत्येक आंकड़े पर निर्भर करता है। यानी कि यहां पर दूसरी बात यह भी कह सकता हूं मैं कि जो माध्य है वो सीमांत मान या फिर क्या बोलते हैं, चरम मान, सीमांत या चरम मान, चरम मानों पर निर्भर करता है। या फिर माध्य, सीमांत मान या चरम मान जो है वो सबसे प्रभावी जो होते हैं वो किस पर होते हैं? माध्य पर प्रभावी होते हैं। यानी कि आप एक भी आंकड़ा यदि गड़बड़ कर देते हो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? माध्य में गड़बड़ी आ जाती है। लेकिन ऐसा माध्यिका और बहुलक के साथ नहीं होता। कैसे नहीं होता? देखो ऐसे नहीं होता। मान लो यहां पर अब इनको आरोही क्रम में लिखा हुआ है, माध्यिका निकालना चाहें तो माध्यिका कौन होगी भाई? बीच में 5 है, 5 क्या हो जाएगी? इसकी माध्यिका हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अब मैं यदि यहां पर 2 लिख देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा माध्यिका पर? नहीं पड़ेगा। यहां 3 लिख देता हूं, कोई माध्यिका पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहां पर 28 लिख देता हूं, माध्यिका पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो यहां पर सीमांत या चरम मान का प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर? माध्यिका पर नहीं पड़ता है और बहुलक पर भी नहीं पड़ेगा, या फिर पड़ेगा तो न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन माध्य पर
माध्य पर सीमांत या चरम मान का जो प्रभाव पड़ेगा वो सबसे ज्यादा होगा। यहां पर सीमांत मान का सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, सबसे ज्यादा प्रभाव, ठीक है ना, ये ध्यान रखना इस चीज का। माध्य पर सीमांत मानों का सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। हाँ भाई, इतनी सी बात क्लियर हो गई क्या? उसके बाद देखिए तीसरी बात, समांतर माध्य जो है या फिर माध्य है, समांतर माध्य का आलेखीय निरूपण नहीं किया जा सकता। यह ध्यान रखना, विशेष पॉइंट है, आलेखीय निरूपण नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका ग्राफ नहीं बनता है। समांतर माध्य का कभी भी ग्राफ नहीं बनता है, माध्य का और बहुलक का बनता है, मैं बना के बताऊंगा, ठीक है ना। चौथी बात करें, चौथी बात आती है, यदि कोई भी एक मूल्य नहीं मिलेगा आपको, किसी भी एक मूल्य या फिर मान के न होने पर गणना संभव नहीं है, गणना संभव नहीं है, गणना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्यों, जैसे मान लो आपने माध्य निकाला, यहां पर दे दिया 2, 5, 1, 4, 9 और यहां x दे दिया, क्या इनका माध्य निकाल सकते हो आप? या यहां वाला आंकड़ा आपको पता नहीं है, इसका माध्य निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। क्यों? 2, 5, 7, 7, 1, 8, 4, 12, 9, 21। अब 21 प्लस ये क्वेश्चन मार्क रह गया, बट्टा में कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या माध्य निकाल सकते हो? कोई मान आएगा फिक्स? नहीं आएगा। तो यहां पर किसी भी एक मूल्य या मान के न होने पर यहां पर क्या हो जाती है, गणना इसकी असंभव हो जाती है, संभव नहीं होगी। बल्कि माध्य और माध्यिका और बहुलक में ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है। यहां पर देखो, ये साथ में लिख रहा हूं मैं, माध्यिका और बहुलक है ना, उसमें क्या होता है, उल्टा होता है, इसके विपरीत होता है, ठीक है। ये भी इसका विपरीत होता है, ठीक है, और ये भी इसका विपरीत होता है, ठीक है ना। ये तीन चीजें ध्यान रखना कि आपने क्या पढ़ा, माध्य सीमांत या चरम मानों पर निर्भर करता है या फिर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है सीमांत मानों का या चरम मानों का, बल्कि माध्यिका और बहुलक पर ऐसा नहीं होता, यानी सीमांत मानों या चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, या फिर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरी बात है, समांतर माध्य का आलेखीय निरूपण नहीं किया जा सकता, बल्कि माध्यिका और बहुलक जो है उसका क्या किया जा सकता है, आलेखीय निरूपण किया जा सकता है, ग्राफ बनाया जा सकता है। और कौन सा ग्राफ बनेगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। फिर कहा, किसी भी एक मूल्य या मान के नहीं होने पर गणना संभव नहीं है, संभव नहीं है। देखो माध्य की तो संभव नहीं है, लेकिन माध्यिका की संभव है। कैसे? देखो, जैसे मान लो यहां पर आ गया 2, 3, 5, 7, 7, 9 क्वेश्चन मार्क 18। ये दोस्तों आरोही क्रम में सजाया हुआ है, आरोही क्रम में सजाया हुआ है। और आपको क्या कह दिया जाए, आरोही क्रम में सजाने के बाद इसकी माध्यिका बताइए। अब माध्यिका कहाँ होगी? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो बीच में होगी। देखो 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, इन दोनों के बीच का मान होगा 7, 7, 14 बटे, चलो इसको मैंने क्या ले लिया है, चलो इसको मैं ले लेता हूँ 8 ले लेता हूँ, ठीक है। 7 और 8 15, 15 का आधा 7.5, मतलब जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, 7.5 होगी, ठीक है ना। माध्यिका क्या होगी, 7.5। तो इसकी हमें जरूरत पड़ी क्या? अब यहाँ चाहे कुछ भी हो, यहाँ चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माध्य निकालने के लिए यहाँ वाला आंकड़ा भी होना जरूरी है। तो हर एक मूल्य या मान के न होने पर या एक भी मूल्य नहीं होने पर आप क्या है, इसकी गणना नहीं कर पाओगे, किसकी? माध्य की। बल्कि माध्यिका और बहुलक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद वाले पॉइंट पर चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि खुले सिरे वाली, खुले सिरे वाले बारंबारता बंटन, खुले सिरे वाले बारंबारता
बंटन का माध्य नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता। समझ में आई है मेरी बात? क्यों नहीं निकाला जा सकता? नॉर्मली बात लेते हैं यहां पर अपन, यहां पर वर्ग अंतराल ले लिया मैंने और यहां पर ले लिया फ्रीक्वेंसी। यहां ले लिया मैंने 0 से 5, 5 से 10 और यहां मैंने लिया 10 से अधिक, 10 से अधिक। तो इसका मतलब ये खुले सिरे वाला मान है। अब खुले सिरे वाला मान फ्रीक्वेंसी दे दी यहां पर आपको क्या, जैसे मान लो यहां दे दी 7, यहां दे दी 10 दे दी, यहां पर दे दी 5। अब इसका माध्य निकालो। कैसे निकालोगे माध्य? x का मान निकालना पड़ेगा ना। x का मान कैसे आएगा? 0 से 5 के बीच में आ गया 2.5, 5 से 10 के बीच में आ गया कौन? 7.5। लेकिन क्या 10 से अधिक? अब 10 से अधिक का मतलब कतई आप ये नहीं कह सकते कि 10 से 15 है या 10 से 20 है। यहाँ पर 10 से अधिक जो भी मान है वो सारे आएंगे। तो आप 12.5 लिखोगे, 13.5 लिखोगे, 15 लिखोगे, क्या लिखोगे? नहीं निकाल सकते हैं। ये वाली मान पता नहीं है तो आप फिर सिग्मा एफ एक्स कहाँ से निकालोगे? सिग्मा एफ कहाँ से निकालोगे? सिग्मा एफ तो पड़ा रहेगा लेकिन ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो आप क्या नहीं निकाल सकते? माध्य नहीं निकाल सकते, बल्कि माध्यिका और बहुलक निकाल सकते हो। क्यों? क्यों? माध्यिका और बहुलक जो डिपेंड होते हैं ना, वो इस मामले पर डिपेंड नहीं होते। वो तो यहाँ पर CF जो अधिकतम CF का मान है n/2, ठीक है, n/2 से बड़ा मान, फिर उससे उसके बराबर मान जो होता है उसके संगत प्रेक्षण निकालने की जरूरत पड़ती है। अरे समझ में आ रही मेरी बात? माध्य को छोड़कर बाकी सारे उल्टे होते हैं। खुले सारे सिरे वाले बारंबारता बंटन का माध्य नहीं निकाल। तो क्या क्या पढ़ा हमने? केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक विश्वसनीय जो माप होता है वो कौन होता है? माध्य होता है। दूसरा प्रश्न, माध्य जो है वो सीमांत मानों या चरम मानों पर ज्यादा डिपेंड होता है, या फिर कहें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किस पर पड़ता है? सीमांत मानों या चरम मानों का माध्य पर पड़ता है। तीसरी बात, समांतर माध्य का आलेखीय निरूपण नहीं किया जा सकता। चौथी बात, किसी भी एक मूल्य या मान के न होने पर गणना संभव नहीं होगी। पांचवी बात, खुले सिरे वाले बारंबारता बंटन का माध्य नहीं निकाला जा सकता। फिर बात करते हैं अगली, अगली बात करें तो दोस्तों यहां पर संख्याओं का बीजीय विवेचन, संख्याओं का बीजीय विवेचन करना संभव है। बीजीय विवेचन करना संभव है। अब ये तो बड़ी गजब की बात होगी, सर ये क्या चीज आ गई? बीजीय विवेचन क्या चीज है? तो समझिए मेरी बात को। जैसे मान लो आपको सवाल में दे रखा है कि 10 संख्याओं का माध्य, 10 संख्याओं का माध्य आपको कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, 14 है। तो इन संख्याओं का योग बताइए क्या होगा? आप इनका योग निकाल सकते हो ना? संख्याओं का निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि 10 संख्याएं जिनका माध्य कितना है? 14 है। तो 10 को 14 से गुणा करते ही योग आ जाएगा। 14 गुणा 10 कितना होगा? 140 होगा। तो यहाँ पर आप यानी एक बीजीय मतलब एक समीकरण बना सकते हो यहाँ पर, क्या कि आपको पता है योग में यदि किसका भाग दे दो, आप संख्याओं का भाग दे दो तो क्या आ जाता है? माध्य आ जाता है। या फिर माध्य को संख्याओं से गुणा कर दो तो क्या आ जाता है? योग आ जाता है। इसका मतलब बीजीय विवेचन करना यहाँ पर क्या है? संभव है। यानी 2-3 चीजों में से कोई भी एक चीज देकर, 2 चीजें देकर आपको एक चीज पूछी जा सकती है या फिर आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा माध्यिका और बहुलक में नहीं होता, ऐसा माध्यिका और बहुलक में नहीं होता। क्यों? आपको कह दिया कि 10 संख्याओं की माध्यिका 14 है, तो क्या आप योग निकाल सकते हो? क्या नहीं निकाल सकते। क्यों? माध्यिका, यहाँ माध्यिका जो होती है वो डिपेंड, सब मानों पे डिपेंड ही नहीं होती, उसका मान तो बीच में पड़ा होता है। अब इसके इधर मान बड़े होते हैं, इधर मान छोटे होते हैं। अब इनका मान बढ़ चढ़ कितना भी हो सकता है, बड़ा छोटा, ठीक है ना। और इनका मान छोटा होगा तो इसमें यदि मान लो इससे मान छोटे हैं तो उससे मतलब इसका योग निकालने की अपने पास प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीजीय विवेचन करना संभव नहीं होगा। किसके लिए? माध्यिका और बहुलक के लिए। लेकिन माध्य के लिए संख्याओं का बीजीय विवेचन करना क्या है? संभव है। क्लियर है मामला? अगले पॉइंट की ओर चलें दोस्तों।
अगला पॉइंट है माध्य से जो विचलन निकलते हैं, विचलनों का योग, माध्य से प्राप्त विचलनों का योग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। ये प्रश्न आता है एग्जाम में, बार बार आता है, ये बार बार आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। माध्य से प्राप्त विचलनों का योग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। ये बात, जो ऊपर वाली बातें हैं वो सबके क्लियर है क्या भाई? ऊपर वाली बातें सभी के क्लियर है क्या? क्योंकि एक एक चीज मैंने आपको समझाई है, ना कि रटवाई। और माध्यिका अलग से नहीं बताऊंगा, माध्यिका के जो ये पॉइंट है ना, मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, इनमें आप यही समझ लेना। क्या दूसरा पॉइंट जैसे मैंने लिखा है, क्या माध्य सीमांत या चरम मानों पर निर्भर करता है, ठीक है, तो वहीं पे लिख देना माध्यिका सीमांत मानों या चरम मानों पर निर्भर नहीं करती है, यह न्यूनतम प्रभावी होती है, ठीक है। तीसरा है समांतर माध्य का आलेखीय निरूपण नहीं किया जा सकता, तो वहीं पे ऐसे लिख देना माध्यिका का आलेखीय निरूपण किया जा, यानी माध्य को छोड़कर बाकी सब में इनका उल्टा होता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, किसी भी एक मूल्य या मान के न होने पर गणना संभव नहीं है, तो वहां पर माध्यिका के लिए क्या करोगे? माध्यिका के लिए किसी भी एक मूल्य या मान के न होने पर गणना संभव है, ठीक है ना, वहां पर संभव है कर देना। बहुलक में भी ऐसा ही कर देना, संभव है। पांचवा, खुले सिरे वाले बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका उल्टा माध्यिका और बहुलक में लिख देना कि खुले सिरे वाले बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात किया जा सकता है। छठवां पॉइंट है, संख्याओं का बीजीय विवेचन करना संभव है ना, तो आप माध्यिका और बहुलक में लिख देना संख्याओं का बीजीय विवेचन करना संभव नहीं है, ठीक है। सातवां पॉइंट है, माध्य से प्राप्त विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है, तो उनमें शून्य नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। क्लियर है? अब ये बात बताता हूं, माध्य विचलनों का योग जो है वो शून्य कैसे होता है, समझो ध्यान से। इनको मिटा रहा हूं भाई मैं, जो पॉइंट मैंने इसमें लिखवा दिए माध्यिका में बार बार नहीं लिखवाऊंगा, बहुलक में बार बार नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, बस इनका उल्टा पढ़ देना और कुछ भी नहीं है। तो देखो, माध्य से प्राप्त विचलनों का योग शून्य कैसे होता है। जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, ये संख्याएं ले ली, कोई भी संख्या ले लो आप, ठीक है ना, ये संख्याएं ले ली, इनका माध्य निकालो। माध्य क्या होगा भाई? माध्य होगा 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, 7, 25, 25/5 यानी कितना आ गया? 5। माध्य आया 5, एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। विचलन निकालना अपने को, क्या निकालना है? विचलन। विचलन क्या चीज होती है? होता है x माइनस एक्स बार, यानी आंकड़े में से माध्य घटाओ। 3 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? -2। 4 में से 5 घटाओ, -1। 5 में से 5 घटाओ, 0। 6 में से 5 घटाओ, 1। 7 में से 5 घटाओ, 2। इन सबको जोड़ो, देखिए -2 और 1 -3, 1 और 2 3 प्लस का, ये कटेंगे, क्या आएगा? 0। तो बताओ विचलनों का योग 0 आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना। बल्कि माध्यिका से प्राप्त विचलन होंगे, जैसे मान लो इन आंकड़ों की आप माध्यिका निकालोगे, और माध्यिका, ये तो चलो इनमें भाई आंकड़े फिक्स हैं, यदि मान लो यहाँ पर इनकी तो माध्यिका निकालते हो तो 5 आती है, ठीक है, चलो इस आंकड़े को मैं क्या लिख देता हूँ? 8 लिख देता हूँ। अब माध्यिका निकालो, तो माध्यिका तो 5 ही होगी, माध्यिका तो 5 ही होगी, लेकिन विचलनों का योग है ना वो 0 नहीं होगा। कैसे? देखो, 5 में से 3 में से 5 घटाया 2, ये माध्यिका की बात कर रहा हूं, ना कि माध्य की। माध्यिका होती है बीच वाला मान, ठीक है ना। 4 में से 5 -1, 5 में से 5 0, 6 में से 5 1, और 8 में से 5 गया तो 3 आया। अब 3 और 1 ये 4 हो गया, और ये हो गया -3, तो ये मान जो होगा वो 0 कतई नहीं होगा, न तो माध्यिका से होगा ना बहुलक से होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, माध्य से प्राप्त विचलनों का योग जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें अगला पॉइंट है
माध्य से प्राप्त विचलनों के वर्गों का योग, के वर्गों का योग क्या होता है? न्यूनतम होता है। ये हमेशा क्या होता है दोस्तों? न्यूनतम होता है। यानी आप जैसे माध्यिका से प्राप्त विचलनों के वर्गों का योग निकालोगे, बहुलक के प्राप्त विचलनों का वर्गों का योग निकालोगे और माध्य से निकालोगे, तो सबसे जो न्यूनतम मान आएगा वो कौन आएगा? माध्य से आएगा। कैसे आएगा? देखो, जैसे मान लो आपने आंकड़े लिए 2, 3, 5, ये दे दिए 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17 और 6, 23 हो गया ना। चलो, ये मैंने 4 आंकड़े ले लिए, ठीक है ना। यहां ले लिया मैंने 6, 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 5, 10, 6, 16, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है ना, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने विचरण पहले तो माध्य निकाला। माध्य कितना आएगा? 6, 5, 11, 3, 14, 2, 16, 16 कितने? 1, 2, 3, 4, 4 का भाग दिया कितना है? 4। माध्य आ गया 4। विचलन करो, 2 में से 4 घटाया माइनस का 2, 3 में से 4 घटाया माइनस का 1, 5 में से 4 1 और 6 में से 4 2। जब देखो इनका विचलनों का योग निकालोगे ना आप, 2 और 1 3, 2 और 1 3, माइनस का 3 प्लस का 3 0 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या कहा? विचलनों के वर्गों का योग। वर्ग करो, -2 का वर्ग किया प्लस का 4, -1 का वर्ग किया प्लस का 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, वर्ग किया, सबको जोड़ो, देखें कितना आएगा? 4, 1, 5, 1, 6, 4, 10, ठीक है, 10 आ गया। ये तो आया किससे? ये तो आया माध्य से। अब माध्यिका निकालो। माध्यिका क्या होगी? 3 और 5 8/2, यानी कितना? 4 होगी माध्यिका। सॉरी दोस्तों, यहां तो माध्यिका भी 4 आ रही है, लेकिन यहां पर यदि एक आंकड़ा चेंज कर देते हो आप, जैसे मान लो इसकी जगह 7 कर देते हो, तो भी माध्यिका क्या आएगी? 4 ही आएगी, लेकिन माध्य अलग हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप माध्यिका से विचलनों के वर्गों का योग निकालते हो तो वो मान क्या होगा? 10 से हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है ना। इसमें तो क्या है, आंकड़े जैसे माध्यिका दोनों, माध्य और माध्यिका दोनों के सेम आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि माध्य से विचलनों के वर्गों का योग निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा? न्यूनतम आएगा। शायद मेरी इतनी बात दिमाग में फीड हो गई होगी आप लोगों के। हाँ भाई, अरे हुई कि नहीं हुई? डाउट तो नहीं है ना किसी के? है क्या डाउट किसी के? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब माध्यिका के बारे में बात करते हैं। जो बातें मैंने बताई ना, इतनी बातों में जो कॉमन बातें थी उनके लिए सिर्फ माध्य में जो बातें आई हैं उनका उल्टा होगा किसमें? बहुलक और माध्यिका में। अब माध्यिका के लिए स्पेशल जो बातें हैं इनमें देखो, सबसे पहले बात करूं माध्यिका की, तो यहां पर माध्यिका जो है, पहली बात, यदि मैं सीमांत मानों की बात करूं तो सीमांत मानों से प्रभावी नहीं होगी, और होगी तो वो न्यूनतम प्रभावी होगी, ठीक है ना, बल्कि माध्य जो होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है। फिर बात करूं खुले, जो आपको खुले वर्ग अंतराल वाली जो दे रखी हो, क्या बंटन दे रखा हो, बारंबारता बंटन, तो उसकी माध्यिका निकालना संभव है, बहुलक भी निकालना संभव है, बल्कि माध्य निकालना संभव नहीं है। इसके बाद बात करें, देखो इसकी विशेष, ये जो है ना माध्यिका, ये है गुणात्मक विशेषताओं का अध्ययन करने में सर्वश्रेष्ठ है। गुणात्मक विशेषताओं का अध्ययन करने में सर्वश्रेष्ठ है।
या सबसे ज्यादा उपयोगी। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट चाहे रट लेना आप दिमाग में, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है ऐसा पॉइंट। गुणात्मक विशेषता यानी गुणों का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर जो काम में आती है वो कौन आती है? माध्यिका। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पर औसत ईमानदारी की बात की जाए, ठीक है, तो ये किस में आ जाता है? माध्यिका में आ जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं अपन, क्या, या औसत सुंदरता कह सकते हो आप। इसका जो आलेखीय निरूपण होता है, दूसरा पॉइंट, और पॉइंट तो सारे मैंने बता दिए दोस्तों, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। आलेखीय निरूपण जो होता है वो क्या है? संभव है। और संभव है तो फिर कैसे निकाला जाता है आलेखीय निरूपण, किया कैसे जाता है? तो आलेखीय निरूपण का दूसरा नाम होता है संचयी बारंबारता वक्र। ये ध्यान रखना, संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता वक्र, या फिर इसको आप ओजिव बोल सकते हो। क्या? ओजिव, इंग्लिश में बोलते हैं ओजिव, जिसको हम तोरण वक्र भी कहते हैं, तोरण वक्र। तो आपको प्रश्न दे दिया कि निम्न में से तोरण वक्र किसको निरूपित करता है, या तोरण वक्र से क्या निकाला जाता है? वो ऑप्शन में आ गया माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास। तो आपका आंसर क्या होगा? माध्यिका। तोरण वक्र या संचयी बारंबारता वक्र जो बनता है वो किसका बनता है? माध्यिका के लिए बनता है। और कैसे बनता है? एक तो इसमें से कम प्रकार का ग्राफ बनता है, और एक बनता है से अधिक, से कम या फिर से अधिक प्रकार का ग्राफ बनता है। और से कम और से अधिक, से कम और से अधिक का जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके से बनता है दोस्तों? देखो, यहां पर तो आपकी होगी क्या, यहां पर तो वर्ग अंतराल होगा, ठीक है, और यहां पर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, CF आएगी, ठीक है। ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। और यहां पर तो वर्ग अंतराल आएगा और यहां क्या आएगी? आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता आएगी। से कम प्रकार का ग्राफ है ना, वो तो इस तरीके से चलेगा, जैसे ये आ गया, इस तरीके से, ठीक है। और जो से अधिक प्रकार का ग्राफ है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। ये पॉइंट आएंगे, इस तरीके से ग्राफ आएगा। और ये दोनों जो ग्राफ जहां पर मिलते हैं, यानी कि से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार के जो दोनों ग्राफ से बनने वाली लाइनें हैं, वो जहां पर मिलती है उससे यदि एक्स एक्स पर लंब डाल दिया जाए, उससे यदि एक्स एक्स पर लंब डाल दिया जाए तो वो किसको निरूपित करेगा? वो यहाँ पर माध्यिका को निरूपित करेगा। वो यहाँ पर किसको निरूपित करेगा? माध्यिका को निरूपित करेगा। हाँ भाई, इतनी सी बात क्लियर है? सर एक बार दोबारा बताना, ये सेक कम वाला ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ये से कम वाला तो ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर, और से अधिक वाला अधिक से नीचे की ओर आएगा। और दोनों जहां क्रॉस करते हैं, यानी कि से कम और से अधिक प्रकार के, यहाँ डायरेक्ट भाषा के रूप में प्रश्न बन सकता है कि से कम और से अधिक प्रकार के जो माध्यिका में क्या बोलते हैं, जो तोरण वक्र बनते हैं या फिर संचयी बारंबारता वक्र बनते हैं, उनके प्रतिच्छेद बिंदु से यदि एक्स एक्स पर लंब डाल दिया जाए तो वह लंब किसको निरूपित करेगा, या लंब डाला गया लंब किसको निरूपित करेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए हमेशा क्या? सर ये माध्यिका को निरूपित करेगा। किसको निरूपित करेगा? माध्यिका को, राधिका को नहीं, माध्यिका को। ये ध्यान रखना। अभी बनाएंगे इसका संचयी बारंबारता वक्र भी बना के बताएंगे आपको। ये थी माध्यिका। अब बहुलक के पॉइंट भी ले लो। बहुलक किस काम में आता है? बाकी तो मैंने जो माध्यम में बताया था वही है, लेकिन माध्य के विरुद्ध है, ठीक है ना। माध्य में जो पॉइंट बताए थे उनके विरुद्ध कौन होंगे? माध्य और माध्यिका के पॉइंट, सॉरी बहुलक और माध्यिका के पॉइंट। जो अलग पॉइंट है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। बहुलक या मोड, इसकी विशेषताएं। तो पहला पॉइंट लेता हूं मैं यहां पर, क्या
पहला पॉइंट इसका आलेखीय निरूपण संभव होगा। आलेखीय निरूपण क्या होगा? संभव होगा, बल्कि माध्य का नहीं था। और आलेखीय निरूपण होगा तो फिर कैसा बनेगा? आलेख बनेगा कैसा? बहुलक में आलेख कैसा बनेगा? तो देखो आलेख बनेगा यहां पर आयत चित्र। क्या बनेगा? आयत चित्र बनेगा। आयत चित्र, या फिर इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? हिस्टोग्राम। हिंदी में भी लिखा हो सकता है ऐसे, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम या फिर आयत चित्र। और आयत चित्र में बनता कैसे है? ये हमेशा जो वर्ग अंतराल दिया होना, वर्ग अंतराल वाली बारंबारता सारणी है, उसके लिए ही काम में आता है। वर्ग अंतराल वाली बारंबारता सारणी में ही काम में आता है। और यहाँ पर बात आती है जो भी दंड बनते हैं, जैसे मान लो ये बने, ये ग्राफ बन रहा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ वर्ग अंतराल है, जैसे 0 है या 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयत चित्र बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? जैसे 0 से 10 बना, ये आ गया, ठीक है। 10 से 20 बना, ठीक है। और ये 20 से 30 बना, 30 से 40 बना, ये आ गया। अब आपको पूछे कि इसका देखो ये किस काम में आया? बहुलक निकालने के लिए। बहुलक निकालने के लिए कैसे काम में आया भाई? यहाँ पर आप देखोगे इनमें सबसे बड़ा दंड कौन सा है? तो ये है। तो जो बहुलक बनेगा या बारंबारता सबसे ज्यादा कौन सी होगी? 30 से 40 वर्ग में जो आ रहा ना, उसकी होगी। तो ये आएगा बहुलक। चलो मान लो इसको ऐसे नहीं लेते अपन, यहां पर इसको ले लेते हैं ऐसे, और ये आ गया इस तरीके से। तो आप बहुलक निकालोगे तो वो बहुलक जैसे मान लो वर्ग होगा, वो कौन से में आएगा? 20 से 30 में आएगा, ठीक है ना। जैसे सबसे बड़ा ये है तो 20 से 30 में आएगा। अब मिला मतलब 20 से 30 के बीच में तो होगा, लेकिन होगा कहाँ? ये भी तो पता होना चाहिए ना, बहुलक 20 से 30 के बीच में होगा कहाँ? तो देखो इसका तो जो ये पॉइंट है, इसको इससे मिलाओगे, ठीक है। और इसका ये पॉइंट है, इसको इससे मिलाओगे। दोनों को मिलाने के बाद जो ये पॉइंट आया, इस पॉइंट से डायरेक्ट सीधा आप एक्स एक्स पे लंब डालोगे, इस पे लंब डालोगे, तो ये पॉइंट जहां पर मिलता है ये क्या होगा? आपका बहुलक होगा। तो आयत चित्र या हिस्टोग्राम जो बनता है वो किसको निरूपित करेगा? माध्यिका या बहुलक, या माध्य किसको? तो आपका आंसर होगा क्या? वह बहुलक को निरूपित करेगा। क्लियर है क्या मामला? बताइए जल्दी से। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का अनिश्चित माप है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का अनिश्चित माप है। अब अनिश्चित माप कैसे भाई? तो देखो सबसे बड़ी बारंबारता की बात होती है, तो सबसे बड़ी बारंबारता तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, इसलिए क्या होगा? यह केंद्रीय प्रवृत्ति का अनिश्चित माप होगा। ये ध्यान रखना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माध्यिका और जो माध्य हैं वो दोनों निश्चित माप होते हैं, बल्कि ये जो बहुलक होता है वो क्या होता है? अनिश्चित माप होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहां पर बहुलक का जो उपयोग होता है वो किस किस में होता है? तो एक तो दोस्तों भविष्यवाणी जो होती है आंकड़ों की, वो बहुलक पे की जाती है, ठीक है। एक पूर्वानुमान होता है। इसके अलावा जैसे मान लो कोई कंपनी कपड़ों का साइज बना रही है, या जूतों का निर्माण कर रही है, या फिर कोई मान लो बर्तन बना रही है, एक जैसे मान लो आपके घर में यूज होने वाले, या कोई फ्रिज के साइज बना रही है, ठीक है ना, कोई भी बनाए, तो वहां पर जैसे मान लो जूते का साइज, या फिर कपड़े बना रही है तो कपड़े की डबल एक्सएल साइज का है या एक्सएल साइज का है, कपड़े का साइज है, या बच्चों के कपड़े, तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे किसका प्रयोग होता है? बहुलक का प्रयोग होता है। भविष्यवाणी कैसे? जैसे मान लो कि मौसम के आधार पे कि भाई ऐसा ऐसा मौसम, ज्यादातर मौसम की संभावना ये हो रही है, तो वहां पर ज्यादातर को काम में लेके और क्या की जाती है? भविष्यवाणी की जाती है। या फिर पूर्व में अनुमान लगा लेना किसी चीज का, तो वो आंकड़ों के आधार पे, यानी कि ज्यादा आंकड़े कौन से बन रहे हैं उनके आधार पे क्या लगाया जाता है? पूर्वानुमान।
या फिर आप कोई जूते का साइज है, मान लो जैसे 8 नंबर का जूता है, 8 या 8 नंबर का जूता ज्यादा बिक रहा है, तो अब कंपनी ज्यादा कौन सा बनाएगी, ज्यादा 8 नंबर का ही बनाएगी ना, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, बहुलक का प्रयोग होगा। आ रही बात समझ में। तो ये एग्जाम्पल आपको कहीं भी मिल जाए वो किस में होंगे, बहुलक में होंगे। और जहां पर गुणों का नाम आ जाए, गुणों का नाम आए तो वहां पर किसकी बात आएगी, माध्यिका। गुणों के लिए माध्यिका, और जिसकी मान लो बारंबारता हो, यानी कि भविष्यवाणी है, पूर्वानुमान है, जूते का साइज है, कपड़ों का साइज है, या फिर कोई चीज ज्यादा बार बिक रही है, ठीक है ना, तो वहां पर कौन यूज होगा दोस्तों, बहुलक होगा। क्लियर है क्या मामला, फिट है। आ रहा पढ़ने में आनंद, पहले कभी पढ़ा गया ऐसे सांख्यिकी को, अब देखो हमने माध्यिका पढ़ी थी, और माध्यिका में से कम या से अधिक वाला जो वक्र बनाया था वो किस तरीके से बनता है, वो देखो अपन देखते हैं। उसे बोलते हैं अपन तोरण वक्र, ग्राफ बनाना। तो एक हमने क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन के आधार पे ले लेते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन ये ले लेते हैं अपन, वर्ग अंतराल ले लेते हैं यहां पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है अपने को, क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 12, 14, 10, 5, 12, 14, 10। अभी एक सवाल लिया था ना, उस पर डिपेंड ही सवाल करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना, 8, 6। इसका तोरण वक्र बनाना से कम प्रकार का, से कम प्रकार का या से अधिक प्रकार का तोरण वक्र बनाना, तो कैसे बनाओगे दोस्तों, इसमें निकालेंगे अपन CF। क्या निकालेंगे, CF। कैसे निकालेंगे, पहले 5, 5 में 12 जुड़ा 17, 17 में 14 जुड़ा 7, 4, 11 और 1 और 1, 2, 1, 3, 31, 10, 41, 8, 49 और 6, 55। ये आगे CF। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये 5 है वो क्या है, 10 से कम नहीं है क्या, 17 क्या चीज है, 17 दोस्तों 12 और 5 है, यानी 20 से कम जो भी आंकड़े सारे हैं, ये क्या आ रहा है, ये 10 से कम आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, 20 से कम, और ये आ रहा है 31 से कम, यानी 31 से कम को बताने वाला कौन सा पॉइंट है, 30 से कम, क्योंकि 30 अपने इसमें जो 31 में शामिल क्या क्या हो रहे हैं, 0 से 10 वाले हो रहे हैं, और 0 से 20 वाले भी हो रहे हैं, 20 से 30 वाले हो रहे हैं, मतलब 30 से कम के सारे आंकड़े हमने ले लिए हैं, जो कि कितना आता है, 31 आता है। ये 40 से कम है, 50 से कम है, ठीक है, और 60 से कम है, इस तरीके से। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ ऐसे बनेगा भाई साहब, यहां वर्ग अंतराल देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। फास्ट बना रहा हूं थोड़ा सा टाइम के अभाव में। ये होता है आपका x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ये x एक्सिस होता है ना, इस पे हमेशा स्वतंत्र चर आते हैं, इस पे क्या आता है, हमेशा स्वतंत्र चर आते हैं, और ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट या आश्रित चर होते हैं। इस पे कौन होते हैं, आश्रित चर। आश्रित चर यानी कि जो जैसे मान लो कि 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, तो ये तो अपने आप में क्या स्वतंत्र है, लेकिन इस पे डिपेंड होंगे। अब 0 से 10 में जो डिपेंड होंगे वो कौन होंगे, ये जो बारंबारता है या संचयी बारंबारता, वो क्या होगी, इस पे डिपेंड होगी, वो इसके आधार पे चलेगी, ना कि ये उनके आधार पे, ठीक है ना। तो ये तो क्या हुआ आपका स्वतंत्र चर, हमेशा x एक्सिस किसको निरूपित करता है, स्वतंत्र चरों को, और y एक्सिस आश्रित चर या डिपेंड चर को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो 0 से 10, अब इनके आंकड़े लेते हैं, जैसे मान लो अपन ने मान लिया 10, 20, 30 के हिसाब से, जैसे 10, 20, 30,
आप कुछ भी ले सकते हो, 2 4 6 भी ले सकते हो, 50, ठीक है, 60, इस तरीके से 70 80। आपने देखा 0 से 10 के बीच में या 10 से कम कितना आ रहा है, 10 से कम आ रहा है दोस्तों यहाँ पर 5, 5 कहाँ होगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये पॉइंट बन गया। दूसरा है 20 से कम पर कितना, 17, 20 से कम 17 कहाँ रहेगा, ये रहा यहाँ पर, लगभग यहाँ पर, ठीक है ना। 30 से कम, 30 से कम आ रहा है 31, तो 31 कहाँ होगा, ये यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ग्राफ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये बनेगा से कम प्रकार का ग्राफ। अब से अधिक का कैसे बनाएं, पहले तो ये बता दीजिए से कम प्रकार वाला ग्राफ समझ में आया कि नहीं है आप लोगों के। अब इसी में से अधिक वाला बनाता हूं मैं, ठीक है। ये होता है तोरण वक्र, ठीक है, संचयी बारंबारता वक्र। अब इसको से अधिक प्रकार का कैसे बनाएं दोस्तों, से कम है ना तब तो आप ऐसे चलो, और से अधिक है तो ऐसे चलो। ऐसे चलने का मतलब पहले लिख दो 6, 6 में 8 जोड़ा 14, 14 में 10 जोड़ा 24, 24 में 14 जोड़ा 24, 4 28, 10 38, 38 में 12 जोड़ा 40, सॉरी 50, और 50 में 5 जोड़ा 55। ये इस तरीके से बनेगा से अधिक प्रकार का। तो आप यहां पर क्या देखोगे, ये 6 क्या चीज है, ये 6 50 से अधिक है, 60 से अधिक नहीं है। देखो 60 तो यहां पर अपर लिमिट है, ठीक है, ये लेकिन 50 से अधिक है क्या, 6, ये आ गया 50 से अधिक, ठीक है। या फिर मैं कहूं 50 या 50 से अधिक, 50 या 50 से अधिक, क्योंकि यहां पर 50 भी शामिल है, 50 या 50 से अधिक। ये क्या होगा, 40 या 40 से अधिक, क्योंकि 14 जो आ रहा है ना वो इन दोनों का आ रहा है, मतलब 50 से 60 वाला भी आ रहा है, 40 से 50, तो ये 40 या 40 से अधिक, ठीक है। ये होगा 30 या 30 से अधिक, 20 या 20 से अधिक, ठीक है, ये 10 या 10 से अधिक, और ये 0 या 0 से अधिक। फिट है मामला। वो मैंने क्या लिख दिया, 55 लिखना था वहां पे, मैंने 50 लिख दिया, ये 55 लिखना चाहिए था, ठीक है। अब आप देखो 0 से अधिक वाला, 0 से अधिक वाला बनाओगे तो 0 से अधिक में कितना है, 55 है, 0 पे 55, 55 कहाँ रहेगा, ये रहा, ये बन गया यहाँ पर, ठीक है। 10 से अधिक कितना, 50, 10 से अधिक वाला 10 पे जाओ और 50 पे चले जाओ, ये रहा, ठीक है। 20 से अधिक 38, 38 कहाँ है, ये रहा, देखो यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना दोस्तों, वो इस तरीके से बनेगा। ये बनेगा से अधिक प्रकार का त्वरण वक्र। ये तो क्या है, से अधिक प्रकार, से अधिक, और ये बनेगा से कम। और ये दोनों जहां पर मिलते हैं और इनको जब मिलाओगे ना आप सही तरीके से ग्राफ बना के, तो वो ये पॉइंट आएगा ना, वो क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी दोस्तों। अपने ग्राफ में मिला के देख लेना, मेरे पास मिलाने का इतना टाइम नहीं है। हो गया क्या फिट दिमाग में, से अधिक या से कम प्रकार का ग्राफ, संचयी बारंबारता वक्र या तोरण वक्र। और तो मैं कैसे समझाऊं रे मेरे यारो। अब चलिए आगे चलते हैं फिर। नहीं भाई छुट्टी नहीं करेंगे, 2-4 बातें और बताऊंगा। देखो दोस्तों,
अब आलेखीय निरूपण की बात करें, आलेखीय निरूपण या आलेख बनाना, तो इसके लिए कौन कौन सा आता है? पहले हम बात करें कि रेखा ग्राफ। तो रेखा ग्राफ में क्या होता है? रेखा ग्राफ होता है वो बड़े से बड़े आंकड़ों को भी बता सकता है, ठीक है ना। यहां पर यानी कि प्रेक्षणों का मान यदि ज्यादा हो तो वहां पर प्रेक्षणों का मान यदि ज्यादा हो तो कौन सा ग्राफ यूज में लिया जाता है? रेखा ग्राफ लिया जाता है। कैसे? जैसे मान लो ऐसे चल रहे हैं आंकड़े, ठीक है, अब वो कितना ही बड़ा हो चाहे, आप देखते हो नहीं क्या, जो शेयर मार्केट में चलता है ग्राफ वो इस तरीके से चलता है, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर कितने बड़े छोटे आंकड़े हों उनके लिए कौन सा ग्राफ काम में आता है? यहाँ पर रेखा ग्राफ आता है। हो सकता है ये ऐसा सीधा भी चल जाए, ऐसे भी आ जाए, ठीक है ना, लेकिन ये कौन सा ग्राफ होता है? रेखा ग्राफ, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे इसकी। अब यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा? जैसे मान लो यहाँ सन दे दिया आपको, वर्ष दे दिया, या फिर कोई भी समय दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया आपको? यहाँ पर मान लो आंकड़े दे दिए, जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, जैसे मार्केट है, मार्केट में जो पैसा है या फिर उसका उतार चढ़ाव हो रहा है पैसों में, डॉलर में या रुपए में, जो भी है, करोड़ों में, तो वहां पर क्या होगा? जैसे आपको बोले कि सबसे ऊंचा ग्राफ कहाँ गया, तो सबसे अधिकतम कहाँ है? यहाँ की वैल्यू जो भी इसको मिलान खाती है वो आपका आंसर हो जाएगा। सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम का यहाँ ये लिख दोगे, जो भी कम में आ रहा है, ठीक है। आपको बोले कि इसमें परास बताइए, आंकड़ों की परास बताइए, तो परास में क्या करोगे? जो अधिकतम मान है उसमें से न्यूनतम मान को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो परास आ जाएगी, ठीक है ना। वहीं पे बात करें आपको कि जो भी आंकड़े यहाँ बन रहे हैं उनका सबका क्या निकालो? औसत निकालो या माध्य निकालो। तो माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ के और कितने हैं उनका भाग लगा दोगे तो वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ये आई बात। दूसरी बात आती है दंड आलेख की, ठीक है, बार ग्राफ। देखो सवाल मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको सवाल देता हूं जल्दी से। दंड आरेख या फिर आलेख बोल सकते हैं, या बार ग्राफ। बार ग्राफ, बार ग्राफ में क्या होता है? एक तो विशेष चीज कि जो भी दंड बनते हैं ना, दंड की चौड़ाई हमेशा समान होती है। दंड की चौड़ाई क्या होती है? हमेशा समान होती है, ध्यान रखना। वहीं पे दो दंडों के बीच की चौड़ाई वो भी हमेशा क्या होती है? समान होती है। लेकिन ऊंचाई की बात करें, दंडों की ऊंचाई वो किसके समानुपाती है? वो बारंबारता के समानुपाती होती है। यानी जिस तरीके से बारंबारता बढ़ रही है तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, और बारंबारता घट रही है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है। और दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है रे, आपने दो चार चीजें पढ़ी है, प्रतिशत पढ़ा है, अनुपात समानुपात पढ़ा है, औसत पढ़ा है, तो इस पे डिपेंड ही पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। जैसे आपको ऐसे दे दिया, ठीक है, इसमें ऐसे ग्राफ दे दिया आपको, मैं सवाल नहीं करवाऊंगा, सवाल ढूंढ लेना आप कहीं भी, ठीक है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं अपलोड कर दूंगा क्वेश्चंस। इस तरीके से ग्राफ दे दिया, और यहाँ पर जैसे मान लो आपके क्या दिया है, देखो एक कक्षा के 40 बच्चों का जन्म माह का दंड आरेख निम्नलिखित है, ठीक है ना। यहाँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है, और इस साइड में आपको महीने दे दिए, जनवरी दे दिया, फरवरी दे दिया, ये मार्च का दंड है, ये अप्रैल का दंड है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया आपका 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है ना। अब क्या करेगा इसमें? आपको पूछे कि सबसे सवाल क्या क्या बन सकता है, किस माह में सर्वाधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ, तो सर्वाधिक विद्यार्थियों का जन्म बताने वाला कौन होगा? इसमें सबसे जो बड़ा दंड बनेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। सवाल बना नवंबर माह में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ, मान लो नवंबर का जो भी दंड बना हुआ है वो कहां तक पहुंच रहा है, तो आप जहां मान लो यहाँ पर 7 पर पहुंच रहा है, तो नवंबर का जो ग्राफ है वो किसको बताएगा? 7 विद्यार्थियों का जन्म हुआ, ठीक है। वहीं पे बात आती है कि चलो ये तो इतना ही है, इसमें तो बड़ा छोटा यही पूछेगा। दंड आरेख वाली बात समझ में आ गई है क्या आपके? दंड आरेख वाली बात समझ में आ गई है। तो आप देखो दोहरा दंड आरेख बनता है, दोहरा दंड आरेख।
दोहरा दंड आरेख में क्या होता है भाई, यहाँ पर 2-2 साल की एक साथ बता दे। जैसे मान लो कि कोई कक्षा है, ठीक है, मान लो कक्षा 10 की रिपोर्ट बतानी है। कक्षा 10 में मैथ्स के अंक हैं या मैथ्स के प्राप्तांक हैं, वो बताने हैं। और किस तरीके से कि मान लो 2021 और 2020 का, एक तो 2020 की रिपोर्ट बताएगा, एक 2021 की रिपोर्ट बताएगा, ठीक है ना। और उसमें ग्राफ कैसे बनेगा, यहां पर तो जो प्राप्तांक है वो आ जाएंगे 100 में से या जिसमें से भी जो भी है, और यहां पर आपका जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर कमल आ गया, यहाँ पर राधा आ गई, ठीक है, यहाँ पर गोपाल आ गया, जो भी है आ गया। अब दोहरा दंड आरेख बनेगा, तो एक तो बनेगा इसमें, मान लो जैसे ये 2020 का बन रहा है, ठीक है, और एक बन गया 2021 का इसके साथ, उसको इस तरीके से बना देता है। और यहाँ पर लिख देता है कि ये जो खाली है वो 2020 को बता रहा है, और जो भरा हुआ है वो किसको बता रहा है, 2021 को बता रहा है। अब इनमें अलग अलग दे देता है दोस्तों। अब यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा खोल के नहीं बता पा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इस तरीके से ये दोहरा दंड आरेख बना मिलता है आपको, ठीक है ना। और ये क्या काम आता है, ये दो चीजों में डिफरेंस बताने के काम आता है, ठीक है ना। बाकी जो जो आपका दंड आरेख बना था ना, उसी तरह से दोहरा दंड आरेख है। जैसे आपको कह दें कि कौन से वर्षों में सबसे ज्यादा चढ़ाव हुआ या फिर बढ़ोतरी हुई अंकों में, तो आप इन पे देख लोगे कि कौन से वर्षों में, जैसे यहाँ पर ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इसकी बजाय यहाँ पर ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। कौन से वर्षों में कमी हुई, तो कमी कौन से हुई है, यहाँ देखो अंक थे और इसमें क्या हो गए, कम हो गए, तो इस वर्षों में आ गए, ठीक है ना। क्लियर है मामला, अरे फिट है क्या दोहरा दंड आरेख। अब एक आता है पाई चार्ट, लास्ट है पाई चार्ट या वृत्तीय आलेख। पाई चार्ट, इसका प्रश्न आता है एग्जाम में, पाई चार्ट या वृत्तीय आलेख, ठीक है। पाई चार्ट का एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, कहां गए क्वेश्चन, ढूंढना पड़ेगा। इसमें जो विशेष रोल होता है किसका होता है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। वाह रे मेरे दोस्तों, वाह वाह मेरे देश के जवानों। यहां पर दोस्तों दोहरा दंड आरेख की जगह तीरा भी बन सकता है, ठीक है ना। 3-3 दंड आरेख एक साथ भी बन सकते हैं। कुछ प्रश्न देख रहा हूं मैं आपके लिए। देखिए दोस्तों, पाई चार्ट का एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न दिए विद्यालय के 3000 विद्यार्थियों की विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रतिशत दिया गया है और इनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इनमें एक चीज दे रखी कि 1750 लड़कियां हैं, ठीक है ना। 3000 तो विद्यार्थी हैं और 1750 लड़कियां हैं। दो दे रखे हैं यहां पर आ रहे हैं इस तरीके से, एक तो ये दे रखा है, यहां पर नृत्य दे रखा है जिसका 24% वैल्यू दे रखी है। गायन का दे रखा है अपने को 21%, तैराकी दे रखी है 16%, चित्रकारी ये दे रखी है 14%, और क्राफ्ट का दे रखा है 25%। ये दे रखा है यहाँ पर कुल 3000 विद्यार्थियों का विवरण। इस चक्कर में क्या दे रखा है, 3000 विद्यार्थियों का विवरण दे रखा है। इस साइड में क्या दे रखा है आपको,
नृत्य है 20%, क्राफ्ट है 22%, चित्रकारी है यहाँ पर 16%, तैराकी 14% और गायन दे रखा है 28%। यहाँ पर है 1750 लड़कियों का विवरण, गर्ल्स का विवरण। ये सवाल है और सवाल क्या क्या है वो देखिए। पहला सवाल है विद्यालय में लड़कों का लगभग प्रतिशत कितना है, लड़कों का कितना प्रतिशत है। तो देख लो भाई साहब, सबसे पहले तो देखो कि 3000 तो टोटल कितने हैं विद्यार्थी हैं, जिनमें से लड़कियां यदि 1750 है तो लड़के कितने होंगे, इनमें से घटा दो। लड़के जो होंगे वो होंगे 10 में से 0 और 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 1250 लड़के हैं। और इनका यदि प्रतिशत निकालना चाहो तो बटा में कितना लगा दो, 3000 लगा दो और गुणा में 100 लगा दो, क्या आ जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा लड़कों का। लड़कियों का पूछे तो 1750 बटे 3000 गुणा 100 कर दो, काटो देखो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 कट गया, 3 से 3 चौक 12, 3 एकम 3 पॉइंट आ गया 2 20, 3 से 18 यानी 41.6% आ जाएगा लगभग। दूसरा प्रश्न बना आपका यहाँ पर क्या, दूसरा प्रश्न बना है कि गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए। गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए, लड़कों की बात चल रही है ना कि लड़कियों की। तो सबसे पहले तो देखो 3000 विद्यार्थी हैं जिनका गायन और क्राफ्ट देखो कितना बन रहा है, गायन तो 21% है और क्राफ्ट 25% है, टोटल कितना हुआ 20 20 40 और 5 45 46, यानी कि 3000 का 46% है ना दोस्तों, 3000 का 46% जो है वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर गायन और क्राफ्ट दोनों ले रहा हूं भाई, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गए, 6 3 18 और 4 3 12 और 1 13, 1380 मतलब टोटल ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि गायन और क्राफ्ट में भाग लेने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर लड़कियां कितनी है गायन और क्राफ्ट वाली, तो देखिए लड़कियां गायन और क्राफ्ट की 1750 टोटल लड़कियां हैं जिनका गायन और क्राफ्ट में देख लो कितना है, गायन में 28 है, क्राफ्ट में 22 है, तो 20 20 40 10 50% हो गया, 50% 50 बटा 100, 2 0 से 2 0 कट गए, गुणा करो 5 25, 17 5 85 और 2 87, यानी 875 लड़कियां ऐसी हैं टोटल लड़कियों में से जो कि क्या है गायन और क्राफ्ट में भाग लेने वाली हैं। और यहाँ पर टोटल जो लड़के लड़कियां हैं वो 1380 हैं जो कि गायन में और क्राफ्ट में भाग लेने वाले हैं। तो यहाँ पर गायन प्लस क्राफ्ट इन दोनों में जो बॉयज हैं वो कितने आ जाएंगे, तो टोटल में से इन लड़कियों को घटा दो, यानी 1380 माइनस 875, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो बोला तैराकी और चित्रकारी में कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई, तो लड़कियां कितनी है टोटल 1750 है, और इसका तैराकी और चित्रकारी, तैराकी में 14% है और चित्रकारी में 16, तो 14 और 16 कितना होगा 30%। ये आपका प्रश्न बन जाएगा क्या, तैराकी और चित्रकारी में लड़कियां। और लड़कों का पूछे तो टोटल विद्यार्थियों का 3000 का तैराकी और चित्रकारी परसेंट निकाल के उसमें से लड़कियों का तैराकी और चित्रकारी का जो है उसको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, लड़कों का आ जाएगा। सवाल अगला है नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने परसेंट है, तो विद्यालय के कुल विद्यार्थी कितने भाई 3000 और लड़कियों का कितना परसेंट, यहां बोला नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या। अब लड़कियां 1750 है जिनका नृत्य में कितनी होती हैं 20%, तो 1750 का 20% निकालेंगे वो तो क्या होंगी लड़कियां होंगी जो कि किस में शामिल हो रहे हैं नृत्य में। अब पूछे कुल विद्यार्थियों के कितना परसेंट है, तो ये जो भी मान आया वो कुल पर लगा देंगे यानी 3000 पर और गुणा में 100 लगाते ही क्या आ जाएगा ये कितना परसेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बना तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या का तैराकी में भर्ती लड़कों की संख्या से अनुपात बताओ, यानी लड़कियों और लड़कों का अनुपात बताना है। कैसे बताओगे भाई, तैराकी के लिए देखो पहले
13 की के लिए 16% है, 3000 का 16%, ये तो विद्यार्थी है टोटल, ठीक है, ये टोटल विद्यार्थी आ गए। 13 की के लिए लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां ये रही 14%, किसका 1750 का, तो 13 की में लड़कियां, ये तो देखो टोटल 13 की बात हो रही है, और जो लड़कियां हैं 13 की में वो है 1750 का 14%। अब इनमें से यदि इसको माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएंगे, बॉयज आ जाएंगे। फिर बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या है उसका अनुपात आप निकाल लोगे, इधर बॉयज रख दो इधर गर्ल्स रख दो, दोनों का अनुपात निकाल दो। अब क्या बचा रहे बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई है क्या? एक चीज और बताऊंगा, अभी 5 मिनट का टाइम और लूंगा आपसे, लेकिन टॉपिक कंप्लीट करूंगा। क्लियर है ना ये मामला? सर हाँ जी। फिर आपने जो क्वेश्चन बताए थे ना बहुलक वगैरह के, बस उस इतने ही टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं ना? हाँ इतने टाइप के सारे क्वेश्चन आ गए इसमें। एक क्वेश्चन ठीक है और सर। बनेगा, वो मैं अभी अलग क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, ठीक है ना? ठीक है सर। देखिए यहां पर जैसे मान लो इस तरीके से आपको टेबल दे दी और उसका आपको वृत्तीय ग्राफ बनाना, तो उसके लिए किन किन कोणों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लो यहां पर आपको दे दिया, जैसे पसंद है, मान लो किसी मान लो कक्षा में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पसंद, किसी को नृत्य पसंद है, किसी को गायन पसंद है, ठीक है, और यहाँ पर कितने लड़के हैं यानी संख्या आ रही है, तो संख्या ले लेते हैं अपन। जैसे नृत्य वाले मान लो 36 विद्यार्थी हैं, ठीक है, गायन वाले 72 हैं, और म्यूजिक वाले, एक मिनट, खेलने वाले विद्यार्थियों का मान लो कितना है, 108 है, कितना हो गया भाई, 108 और 72 180, और यहां पर इसके अलावा अदर ले लेते हैं, ठीक है ना, अन्य, वो कितने ले लेते हैं अपन, 144 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या पूछ लिया कि बताइए दोस्तों, जो नृत्य करने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए केंद्रीय कोण कितना होगा, केंद्रीय कोण कितना डिग्री का होगा, केंद्रीय कोण कितने डिग्री का बनेगा, ठीक है। नृत्य करने वालों का पूछ सकता है, तो वहीं पे आपको अदर वाला पूछ सकता है, खेलने वाला पूछ सकता है। यहाँ पर आपको पूछ ले खेलने वाले विद्यार्थी गायन करने वाले विद्यार्थियों से कितना % ज्यादा है, या इनका अनुपात बताइए, समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें इनका योग निकालें, कितना आएगा, जोड़ो, 4 8 12 2 14 6 20, 4 और 2 6, 6 7 13 3 16, और 1 और 1 2 और 1 कितना 3, 360 आया। योग भी 360 है, और आपको पता होना चाहिए योग, यहाँ जरूरी नहीं है योग 360 ही है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं 36 की जगह 72 कर देता हूँ, 72 की जगह 144 कर देता हूँ, 108 की जगह 216 कर देता हूँ, और 144 के 288 कर देता हूँ, तो यहाँ पर योग जो है वो 360 की जगह 720 बन जाएगा। योग अलग अलग बन सकता है, मेरा कहना ये नहीं कि 720 बने, 100 भी बन सकता है, 500 बन सकता है, 1000 बन सकता है, कुछ भी बने, उससे समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये टेबल इस तरीके से है। अब दोस्तों आपको पता है ये जो वृत्त होता है, इस पे केंद्र पर बनने वाला टोटल कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, सबको पता है ना। 360 डिग्री की वैल्यू है ना वो 720 होगी। यहाँ पर कितनी होगी, देखो यहां पर यदि कोण की बात करें, कोण की बात करें तो 360 डिग्री की वैल्यू तो आपकी 720 होगी, और 720 की वैल्यू 360 डिग्री होगी, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब कहां पहुंचना आपको वो आपकी मर्जी है,
सवाल में आपको केंद्रीय कोण पूछा है, क्या पूछा है? कोण पूछा है। यदि कोण पूछा है तो आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। जब 720 की वैल्यू 360 डिग्री है मेरे दोस्तों, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 360 में 720 का भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कटा, 36 से कम 36 और 36 दूना 72, तो 1/2 डिग्री हो जाएगा। 1 की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 डिग्री आ गई। हमें क्या पूछा? हमें पूछा भाई साहब नृत्य करने वाले विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा? तो नृत्य करने वाले कितने? 72 है, तो कोण कितना बनेगा? जब 1 की वैल्यू आधा डिग्री है तो 72 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 72 गुणा आधा डिग्री आ जाएगा, तो 2 का भाग 2 कितना आएगा? 36 डिग्री। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे? नृत्य वालों का केंद्रीय कोण 36 डिग्री निकाल दोगे। ये केंद्रीय कोण की बात कर रहा हूं, केंद्र पे बनने वाला कोण, ये 36 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से 144 का आधा ये 72 डिग्री का आ जाएगा, 216 का आधा 160 डिग्री आ जाएगा, 288 का आधा 144 डिग्री आ जाएगा, और ये टोटल बना 360 डिग्री। और इससे आप क्या बना सकते हो? आप वृत्तीय आलेख बना सकते हो। क्लियर है? हाँ भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो भाई, ये समझ में आ गया। अब आपको सर इसमें वृत्तीय आलेख कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो एक कोई भी त्रिज्या ले लो, अपने जो प्रकार बोलते हैं जिसे, तो उसमें कोई भी त्रिज्या लेकर आप क्या बना दो? यहां पर ये बना दो सर्किल। सर्किल बनाने के बाद एक लाइन खींच दो कहीं से भी, ये लाइन खींच दी मान लो आपने, सेंटर से ये लाइन खींच दी। इस लाइन पे ऊपर आप वो अपना जो डी बोलते हैं, चांदा जिसे बोलते हैं, वो रख के पहले कितने डिग्री का कोण बनाओ? 36 डिग्री का। यहाँ डी रखी और 36 डिग्री का कोण बनाया, तो ये 36 डिग्री पे क्या आ गया आपका? ये आ गया है नृत्य आ गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ चांदा रखो, डी रखो यहाँ पर, और 72 डिग्री का कोण बनाओ। तो 72 डिग्री का बनाओगे मतलब करीब यहाँ जाएगा, ये जाएगा 72 डिग्री। इसमें क्या आ जाएगा? 72 डिग्री में गायन आ जाएगा, ठीक है ना। वहीं पे बात करें अपन खेलने वाले के लिए 108 डिग्री का, तो यहां से देखो 108, ये 90 बनेगा, यहाँ 108 लगभग यहाँ आएगा, ठीक है ना। ये 108 डिग्री का आएगा, और ये खेलने वालों के लिए हो गया, ठीक है। वहीं पे बात करें 144 डिग्री, तो ये बच गया ना, वो अपने आप 144 डिग्री का ही होगा, जो कि अन्य के लिए हो जाएगा। अब आपको ये टेबल देकर तो ये इसमें बना सकता है, ये देकर फिर आपको और क्या सवाल पूछा जा सकता है वो भी समझ लो। जैसे आपको कह दे, आपको यूं कह दे कि इसमें जो खेलने वाले विद्यार्थी हैं या खेल को पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या दे दी आपको, ठीक है ना। उनकी क्या दे दी आपको? संख्या दे दी। उनकी संख्या आपको कितनी दे दी? उनकी संख्या दे दी आपको या 324 दे दी कि भाई खेल खेलने वाले 324 विद्यार्थी हैं। तो बताइए कि इस जो कक्षा है उसमें कितने टोटल विद्यार्थी होंगे? टोटल भी पूछ सकता है, तो आपको गायन करने वाले, नृत्य, अन्य या खेल जो भी है वो पूछ सकता है। तो आपका पहला काम क्या होगा? देखो यहाँ पर पूरा सर्किल है, वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री में हमें यदि खेलने वाले की बात करें तो खेल वाला कितना? 108 डिग्री है, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 36 दाई 360 और 36 108, यानी 3/10 आ गया, 3/10 आ गया, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसा नहीं समझो तो 3/10 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 324 है, या तो ऐसे कह सकते हो। या फिर आप देखिए कि 108 डिग्री है ना, 108 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 324 है, तो हमें 360 डिग्री की वैल्यू चाहिए, कितनी होगी? तो कैसे निकालोगे? 324 में पहला काम तो आप क्या करोगे?
108 का भाग दोगे और 360 से गुणा करते ही क्या आ जाएगा, ये टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? दूसरी बात, आपको यदि पूछ ले कि बताइए नृत्य करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका परसेंटेज कितना है, तो नृत्य करने वाले कैसे निकालोगे, कितने 36 डिग्री का कोण बन रहा है, कितने पर, 360 पर। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा में 100 लगा दो, निकाल दो, 0 से 0 कट गया, 36 से 36, तो 10% विद्यार्थी आ गए। तो यहाँ परसेंट या अनुपात या औसत से संबंधित प्रश्न यहाँ पर उठ सकता है। इससे ज्यादा वृत्तीय आलेख या पाई चार्ट में कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, ये आपकी सांख्यिकी 3 क्लासों में कंप्लीट। जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास YouTube पर देख रहे हैं, तो क्लास 3rd आपने यदि आज देखी है तो क्लास 2nd और क्लास 1st भी देखें, ताकि आपका पूरा सांख्यिकी, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें सांख्यिकी का पोर्शन आता है, तो आपके लिए संपूर्ण मटेरियल जो है सांख्यिकी का वो एक ही चैनल पे मिलेगा, सीकर कंपटीशन क्लासेज SCC। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है तो, और अपने साथियों के साथ शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। एक दोस्तों मैंने आपको प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े बताए थे ना, तो प्राथमिक आंकड़ों को मौलिक आंकड़े भी कहा जाता है, और जो द्वितीयक आंकड़े हैं उनको कहा जाता है गौण आंकड़े। और प्राथमिक आंकड़ों के जो एग्जाम्पल आएंगे वो कैसे कैसे आएंगे, कि मान लो घर घर जाकर सूचना प्राप्त करना, या फिर आपको कह दिया जाए कि सबसे ज्यादा समय और धन का जो खर्च होता है वो किन आंकड़ों पे होता है, तो प्राथमिक आंकड़े। वहीं पे आपको कह दे कि हम अप्रत्यक्ष रूप से मौखिक रूप से जो आंकड़े प्राप्त करते हैं तो वो कौन से आंकड़े होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए प्राथमिक आंकड़े। या फिर कहें प्रत्यक्ष रूप से जो अनुसंधान किया जाता है तो वो कौन से आंकड़ों में आता है, तो वो भी आपका प्राथमिक आंकड़ों में आता है। लेकिन यदि मान लो समाचार पत्रों की बात की जाए, या सरकारी जो पत्र होते हैं उनकी बात की जाए, या गैर सरकारी पत्रों की बात की जाए, उनके द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाएं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, तो वो आंकड़े कौन से आंकड़े होंगे, वहां पर द्वितीयक या गौण आंकड़े होंगे। राखी जी क्वेश्चन करेंगे तो कोई पता नहीं चलेगा, आपका मामला फिट हो जाएगा, नो टेंशन रहिए आप, सब सवाल आ जाएंगे आपके, कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। और एक चीज और बता दूं कि जो आपने माध्यिका और बहुलक पढ़ा है, ये दोनों स्थिति माध्य होते हैं। कौन से माध्य होते हैं ये बता दूं आपको, देखो यदि बात करें स्थिति माध्य की, कौन कौन से स्थिति माध्य हैं, या स्थिति बताने वाले माध्य कौन से हैं, तो स्थिति बताने वाला माध्य नहीं है, जो स्थिति बताने वाले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं वो कौन कौन है, एक तो माध्यिका है और एक है आपका बहुलक। ये दोनों स्थिति पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, बल्कि माध्य स्थिति पर नहीं डिपेंड करता, प्रत्येक आंकड़े पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों।